नमस्ते, वेलकम टू द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल। आज बिपिन चंद्रा की इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस श्रृंखला में हम अध्याय 33 जिन्ना, गोलवॉल्कर और चरम सांप्रदायिकता पर चर्चा करेंगे। आज की चर्चा का फोकस रहेगा कि कैसे 1937 के बाद भारतीय सांप्रदायिकता मतलब कम्युनलिज्म इसने एक ज्यादा उग्र, एक्सट्रीमिस्ट या कहें तो फैसिस्ट रूप ले लिया। पहले ये थोड़ी लिबरल किस्म की थी, मतलब मांगे तो थीं पर देश एक रहेगा ये भावना थी। लेकिन 1937 के बाद माहौल एकदम बदल गया। क्या हुआ ऐसा? बिल्कुल, हम इसी बदलाव की परतें खोलेंगे। ये समझना जरूरी है कि उदार सांप्रदायिकता से चरम सांप्रदायिकता का सफर क्यों और कैसे तय हुआ, कौन सी राजनीतिक और सामाजिक वजहें थीं जिन्होंने नफरत और बंटवारे की राजनीति को हवा दी। तो 1937 से पहले की उदार सांप्रदायिकता ये क्या थी? मतलब सुनने में थोड़ा अजीब है, उदार और सांप्रदायिकता एक साथ। जैसे कोई कहे कि मैं थोड़ा सा मॉडरेट आतंकवादी हूं, बात जमती नहीं। हाँ, ये टर्म विरोधाभासी लगता है, लेकिन इसका एक खास संदर्भ है। इसे लिबरल इसलिए कहा गया क्योंकि उस वक्त ये माना जाता था कि भारत में अलग अलग धर्मों के समुदाय हैं, डिस्टिंक्ट रिलीजन बेस्ड कम्युनिटीज, जिनके अपने खास हित हैं, सेपरेट एंड स्पेशल इंटरेस्ट्स। ये हित कभी कभी आपस में टकरा भी सकते थे, म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता था। जैसे कॉलेज में अलग अलग हॉस्टल की अपनी मांगे हो सकती हैं डीन से। लेकिन जो आखिरी मंजिल थी, जो अल्टीमेट डेस्टिनी थी, वो एक ही भारतीय राष्ट्र, सिंगल नेशन बनाना था। सब थे तो एक ही यूनिवर्सिटी का हिस्सा। अच्छा, मतलब मांगे थीं जैसे अलग अधिकार, सेपरेट कम्युनल राइट्स चाहिए, कुछ सुरक्षा उपाय, सेफगार्ड्स चाहिए, नौकरियों या सीट्स में आरक्षण, रिजर्वेशंस चाहिए वगैरह। पर ये सब एक बनते हुए भारतीय राष्ट्र, वन इंडियन नेशन इन द मेकिंग के दायरे में ही सोचा जा रहा था। जैसे परिवार में भाई बहन अपने हिस्से के लिए, अपनी पसंद की टीवी देखने के लिए लड़ते हैं, पर आखिरकार रहते तो एक ही घर में हैं। परिवार तो एक ही है। एकदम सही एनालॉजी है। राष्ट्रीय एकता, नेशनल यूनिटी को अंतिम लक्ष्य माना जाता था, और ये भी स्वीकार किया जाता था कि अंततः हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों के साझा हित हैं, कॉमन इंटरेस्ट्स हैं। पानी, बिजली, सड़कें, रोजगार, ये तो सबको चाहिए। इसका सामाजिक आधार भी सीमित था। ज्यादातर ये पॉलिटिक्स ऊपरी और मध्य वर्ग, अपर और मिडिल क्लासेस तक ही सीमित थी। पढ़े लिखे लोग, वकील, डॉक्टर, व्यापारी, इनका खेल था ज्यादातर। आम जनता, किसान, मजदूर, वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा व्यस्त थे। तो सार ये है कि उदार सांप्रदायिकता एक ही छत के नीचे ज्यादा जगह, ज्यादा सुविधाएं मांगने की राजनीति थी। फिर 1937 के बाद ये चरम सांप्रदायिकता कैसे अलग थी, जिसे फैशिस्ट रूप भी कहा जा रहा है? ये लिबरल से एक्सट्रीम कैसे हो गया? यहीं से राजनीति का चरित्र ही बदल गया। ये नफरत, हेट्रेड, डर फैलाना, फियर साइकोसिस फैलाने और अतार्किकता, इरैशनैलिटी पर आधारित थी। प्रभुत्व, डोमिनेशन और दमन, सप्रेशन के मुद्दे, जो पहले भी शायद दबे छुपे मौजूद थे, अब खुलकर सामने आ गए, और सांप्रदायिक प्रचार, कम्युनल प्रोपेगेंडा का मुख्य विषय बन गए। अब बात हक मांगने की नहीं, दूसरे को पूरी तरह से दबाने, उसे दुश्मन साबित करने की होने लगी। मतलब दूसरे धर्मों के लोगों के खिलाफ जहर उगलना शुरू हो गया। जैसे आजकल हम देखते हैं कैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स में या सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ और नफरत भरे मैसेजेस फैलाए जाते हैं। बस उस जमाने में शायद पैम्पलेट्स, अखबारों या भड़काऊ भाषणों में होता होगा। हाँ, बिल्कुल वैसा ही समझिए, बस प्लेटफॉर्म अलग था। एक अभियान, कैंपेन ऑफ हेट्रेड छेड़ा गया। हिंदुओं और मुसलमानों के हितों को स्थायी रूप से, परमानेंटली इन कॉन्फ्लिक्ट घोषित कर दिया गया। ये कहा जाने लगा कि इन दोनों का भला एक साथ हो ही नहीं सकता। एक की जीत दूसरे की हार है। W.C. स्मिथ ने अपनी किताब में लिखा है कि 1937 के बाद इस एक्सट्रीमिस्ट फेज में सांप्रदायिक लोग दूसरे समुदायों पर जोश, डर, तिरस्कार और कड़वी नफरत, फर्वर, फियर, कंटेम्प्ट एंड बिटर हेट्रेड से हमला करने लगे। अब ये सिर्फ पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट नहीं था कि आपकी पॉलिसी गलत है, ये पर्सनल हेट्रेड बन गया था कि तुम गलत हो, तुम्हारा वजूद ही गलत है। ये तो बहुत खतरनाक मोड़ था। किस तरह की भाषा इस्तेमाल होती थी? अंदाजा लगा सकता हूँ कि काफी भड़काऊ होगी, वैसी भाषा जो दंगे भड़का दे। बहुत ही ज्यादा भड़काऊ और खतरनाक। सोचिए, उत्पीड़न, ऑपरेशन, दमन, सप्रेशन, प्रभुत्व, डोमिनेशन, कुचले जाना, बीइंग क्रश्ड,
यहाँ तक कि शारीरिक रूप से खत्म कर देना, फिजिकल एक्सटर्मिनेशन, और विलुप्त होना, एक्सटिंक्शन जैसे शब्दों का प्रयोग खुलेआम होने लगा। फिजिकल एक्सटर्मिनेशन, बाप रे। जी, ये डर पैदा करने की पॉलिटिक्स थी कि अगर तुम नहीं जागे, अगर तुमने हमारा साथ नहीं दिया, तो दूसरा समुदाय तुम्हें मिटा देगा, तुम्हारा धर्म, तुम्हारी संस्कृति सब खत्म हो जाएगा। सांप्रदायिकता का सिद्धांत बन गया, जितना बड़ा झूठ उतना बेहतर, द बिगर द लाई द बेटर। कोई फैक्ट चेकिंग नहीं, बस भावनाओं को भड़काना, इतिहास को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करना। नेशनल कांग्रेस और खासकर गांधी जी पर तीखे हमले हुए, उन्हें हिंदुओं का दुश्मन या मुसलमानों का दुश्मन बताया गया, और सबसे ज्यादा जहर उन राष्ट्रवादियों पर उगला गया जो उन्हीं के धर्म के थे। को रिलीजनिस्ट्स अमंग द नेशनलिस्ट्स, उन्हें गद्दार, कौम का दुश्मन, ट्रेटर्स कहा जाने लगा। जैसे आज भी अगर कोई अपने समुदाय की कट्टरता पर सवाल उठाए तो उसे देशद्रोही या धर्मद्रोही कह दिया जाता है। और इसका असर सिर्फ नेताओं की बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा होगा। आपने कहा था कि इसका सामाजिक आधार भी बदला। सही कहा। 1937 के बाद सांप्रदायिकता ने एक पॉपुलर बेस हासिल करना शुरू किया। शहरी निम्न मध्य वर्गों, अर्बन लोअर मिडिल क्लासेस, क्लर्क, छोटे दुकानदार, बेरोजगार युवा, इनके बीच इसे एक आक्रामक, अग्रेसिव, एक्सट्रीमिस्ट कम्युनल पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द एक जन आंदोलन, मास मूवमेंट के रूप में संगठित करने की कोशिश की गई। अब ये ड्राइंग रूम की बहस नहीं रही, ये सड़क पर आ गई, गली मोहल्लों तक पहुंच गई, जुलूस निकलने लगे, नारे लगने लगे। लेकिन जन आंदोलन के लिए तो कोई ठोस मुद्दा चाहिए होता है ना। अगर इनका आधार प्रतिक्रियावादी, रिएक्शनरी और उच्च वर्ग अपर क्लास का था, जमींदार, राजे रजवाड़े थे, तो ये आम लोगों को, खासकर गरीब या मिडिल क्लास को कैसे जोड़ पाए? कोई सामाजिक या आर्थिक मुद्दे तो उठा नहीं सकते थे, क्योंकि उससे तो इनके अपने ही क्लास इंटरेस्ट पर आंच आती। जमींदार किसानों के कर्ज माफी की बात क्यों करेगा? यही तो चालाकी थी, यही इस राजनीति का कोर एलिमेंट था, क्योंकि वे रेडिकल सामाजिक, आर्थिक, रेडिकल सोशियो इकोनॉमिक या राजनीतिक कार्यक्रम पर टिक नहीं सकते थे। जैसे किसानों के कर्ज माफ करने या मजदूरों की हालत सुधारने की बात नहीं कर सकते थे, बराबरी की बात नहीं कर सकते थे। इसलिए अनिवार्य रूप से धर्म, रिलीजन और डर और नफरत जैसी अतार्किक भावनाओं, इरैशनल सेंटिमेंट्स ऑफ फियर एंड हेट्रेड का सहारा लिया गया। लोगों को ये नहीं बताया कि तुम्हारी गरीबी कैसे दूर होगी, तुम्हें अच्छी शिक्षा या स्वास्थ्य कैसे मिलेगा, बल्कि ये बताया कि दूसरा समुदाय तुम्हारा दुश्मन है और तुम्हारी सारी मुसीबतों की जड़ वही है। उन्हें नौकरियों से निकाला जा रहा है तुम्हारी वजह से, तुम्हारी जमीनें छीनी जा रही है। ये एक क्लासिक डाइवर्जनरी टैक्टिक थी। अच्छा, तो अब फर्क एकदम साफ है। लिबरल कम्युनलिज्म मतलब हमारा हिस्सा बढ़ाओ, और एक्सट्रीम कम्युनलिज्म मतलब सिर्फ हमारा ही हिस्सा है और तुम दुश्मन हो, छत अलग करो और पड़ोसी के घर में आग भी लगा दो। पर यह हुआ क्यों? अचानक 1937 के बाद ऐसा क्या बदला कि सांप्रदायिकता ने यह खतरनाक एक्सट्रीमिस्ट रूप लेना? 1930-34 के सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद इस आंदोलन ने दिखा दिया था कि कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन की जड़ें कितनी गहरी हो रही हैं। इसने अंग्रेजों के साथ साथ पुराने पावर स्ट्रक्चर्स को भी चैलेंज किया। फिर 1937 के प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति, डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स बनकर उभरी। उसने ज्यादातर प्रांतों में सरकार बनाई। इससे जमींदारों, साहूकारों और अन्य निहित स्वार्थ, वेस्टेड इंटरेस्ट्स वाली पार्टियां बुरी तरह हारीं। उन्हें अपना भविष्य अंधकारमय दिखने लगा। उन्हें लगा कि अब अच्छे दिन गए। हाँ, और ये वो दौर भी था जब युवा, मजदूर, किसान वामपंथ लेफ्ट की ओर झुक रहे थे। समाजवाद का प्रभाव बढ़ रहा था। राष्ट्रीय आंदोलन भी आर्थिक और राजनीतिक नीतियों में ज्यादा रेडिकलाइज हो रहा था। कांग्रेस के अंदर भी जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं का प्रभाव बढ़ रहा था, जो सोशलिज्म, लैंड रिफॉर्म्स की बात करते थे। बिल्कुल। अब जमींदारों और भूस्वामियों, जमींदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स, जिन्हें जागीरदारी एलिमेंट्स भी कहा गया है, को लगा कि खुलेआम अपने वर्गीय हितों, क्लास डिफेंस की रक्षा करना संभव नहीं है। जमाना बदल रहा था। अब वो सीधे सीधे ये नहीं कह सकते थे कि हमें किसानों का शोषण करने का अधिकार है या हमें टैक्स नहीं देना। तो वे बचाव के लिए सांप्रदायिकता की ओर मुड़ गए। ये यूपी, बिहार, पंजाब, बंगाल सब जगह हुआ। ये एक तरह का मुखौटा था अपने असली आर्थिक हितों को बचाने का। धर्म के नाम पर लोगों को बांटो ताकि वे अपने असली आर्थिक मुद्दों पर एकजुट ना हो सके। कोई ठोस उदाहरण दे सकते हैं कैसे ये शिफ्ट हुआ जमीनी स्तर पर? जैसे पंजाब में देखें,
पश्चिम पंजाब के बड़े मुस्लिम जमींदार और मुस्लिम ब्यूरोक्रेटिक एलीट पहले यूनियनिस्ट पार्टी का समर्थन करते थे। ये पार्टी थोड़ी सांप्रदायिक थी, थोड़ी जातिवादी थी और सरकार की वफादार लॉयलिस्ट पार्टी थी, मतलब अंग्रेजों के साथ मिलकर चलती थी। लेकिन 1937 के बाद उन्हें डर लगा कि ये तो बस एक प्रांतीय पार्टी है, इसकी ताकत सीमित है, ये उन्हें कांग्रेस के बढ़ते रेडिकलिज्म, खासकर भूमि सुधार जैसे कार्यक्रमों से नहीं बचा पाएगी। कांग्रेस तो पूरे देश में फैल रही थी, उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। इसलिए 1937 से 1945 के बीच ये बड़े जमींदार धीरे धीरे मुस्लिम लीग की तरफ चले गए, जिसने खुलकर उनके वर्गीय हितों की रक्षा का वादा किया और ज्यादा आक्रामक सांप्रदायिक राजनीति अपनाई। बंगाल में मुस्लिम जमींदारों और जोतेदार्स का भी यही हाल था। वे भी कृषक प्रजा पार्टी छोड़कर या उसके रहते हुए भी लीग की तरफ झुकने लगे। और हिंदू जमींदारों, व्यापारियों, साहूकारों, मर्चेंट्स एंड मनी लैंडर्स का क्या रुख था? क्या वो भी इसी तरह शिफ्ट हुए अपनी तरफ की सांप्रदायिक पार्टियों की ओर? हाँ, पैटर्न काफी मिलता जुलता था। उत्तरी और पश्चिमी भारत में वे भी हिंदू सांप्रदायिक पार्टियों और समूहों जैसे हिंदू महासभा या आरएसएस की ओर जाने लगे। उन्हें आकर्षित करने के लिए हिंदू महासभा अध्यक्ष वीडी सावरकर ने जमींदारों और किसानों के बीच चल रहे वर्ग संघर्ष, क्लास टसल को स्वार्थी, सेल्फिश कहना शुरू कर दिया। सोचिए, गरीब किसान अगर अपना हक मांग रहा है तो वो स्वार्थी है। इसी तरह पंजाब में हिंदू सांप्रदायिक लोग साहूकारी, मनी लेंडिंग और व्यापारिक हितों, ट्रेडिंग इंटरेस्ट्स की रक्षा में पहले से ज्यादा सक्रिय हो गए, क्योंकि कांग्रेस और वामपंथी दल किसानों के कर्ज माफी और साहूकारों पर नियंत्रण की बात कर रहे थे। तो दोनों तरफ के वेस्टेड इंटरेस्ट्स अपने आर्थिक और सामाजिक रुतबे को बचाने के लिए कम्युनलिज्म का सहारा ले रहे थे। तो एक बड़ा कारण था अपने क्लास इंटरेस्ट्स को बचाने का डर, ये तो समझ आया। और क्या वजहें थीं इस उग्रता के पीछे? दूसरा बड़ा कारण था औपनिवेशिक सरकार, कॉलोनियल अथॉरिटीज की फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल की नीति का चरम पर पहुंचना। 1937 के चुनावों के नतीजों ने अंग्रेजों को हिला दिया था। उन्हें समझ आ गया था कि राष्ट्रवाद की लहर को रोकना मुश्किल है। उनके लिए सांप्रदायिकता अब एकमात्र प्रभावी राजनीतिक सहारा, ओनली पॉलिटिकल रिकोर्स बन गई थी। उनके बाकी सारे पत्ते पिट चुके थे। एकमात्र क्यों? पहले तो वे और भी तरीके इस्तेमाल करते थे भारतीयों को बांटने के लिए, कास्ट के नाम पर, रीजन के नाम पर, भाषा के नाम पर, ब्राह्मण बनाम गैर ब्राह्मण। 1937 तक अंग्रेजों द्वारा पहले बढ़ाए गए लगभग सभी विभाजन और मतभेद राष्ट्रीय आंदोलन ने या तो काफी हद तक कमजोर कर दिए थे या पॉलिटिकली नॉन वायबल बना दिए थे। जरा गौर कीजिए, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में गैर ब्राह्मण चुनौती, नॉन ब्राह्मण चैलेंज फीकी पड़ गई थी। नेशनल मूवमेंट ने उन्हें भी अपने साथ लाने में काफी हद तक सफलता पाली थी। अनुसूचित जातियों, शेड्यूल्ड कास्ट और अन्य पिछड़ी जातियों, बैकवर्ड कास्ट्स को कांग्रेस के खिलाफ संगठित करना कुछ इलाकों को छोड़कर मुश्किल हो गया था। गांधी जी के हरिजन अभियान और कांग्रेस द्वारा सामाजिक न्याय के मुद्दों को उठाने से उनके पकड़ मजबूत हुई थी। कांग्रेस के दक्षिणपंथी राइट और वामपंथी लेफ्ट खेमों को अंग्रेज लगातार लड़ाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वे एकजुट रहे और बंटने से इनकार कर दिया। जब कांग्रेस ने भाषाई राज्यों, लिंग्विस्टिक स्टेट्स की मांग मान ली और भारतीय लोगों की सांस्कृतिक विविधता, कल्चरल डाइवर्सिटी को स्वीकार कर लिया, तो प्रांतों के बीच इंटरप्रोविंशियल और भाषाओं के बीच इंटरलिंगुअल प्रतिद्वंद्विताएं भी राजनीतिक हथियार के तौर पर काफी हद तक बेअसर हो चुकी थीं। और सबसे बड़ी बात, जैसा हमने पहले कहा, जमींदारों और भूस्वामियों को राष्ट्रीय आंदोलन के खिलाफ खड़ा करने की उनकी पुरानी रणनीति भी 1937 के चुनावों में बुरी तरह विफल रही थी। तो मतलब अंग्रेजों के पुराने सारे डिवाइड वाले हथियार लगभग बेकार हो गए थे। उनकी सोशल इंजीनियरिंग की कोशिशें नाकाम हो रही थीं। बाप रे, मतलब 1937 के चुनाव ने वाकई दिखा दिया कि अंग्रेजों के ज्यादातर पुराने दांव पेच, उनके पाले हुए सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स सब बिखर चुके थे। तो उनके पास सिर्फ सांप्रदायिक कार्ड, द कम्युनल कार्ड बचा था, जैसे ताश के खेल में आखिरी पत्ता, तुरुप का इक्का। बिल्कुल। और उन्होंने फैसला किया कि इसी कार्ड को आखिर तक खेलेंगे, सब कुछ इसी पर दांव पर लगा देंगे, स्टेक ऑल ऑन इट। उन्होंने औपनिवेशिक राज्य, कॉलोनियल स्टेट की पूरी ताकत, पूरी मशीनरी
मुस्लिम सांप्रदायिकता के पीछे लगा दी, उसे हर तरह से बढ़ावा दिया, शह दी। और मजे की बात यह है कि वे ऐसा उस आदमी एम ए जिन्ना के नेतृत्व में कर रहे थे जिसे वे उसकी दृढ़ स्वतंत्रता, स्टर्डी इंडिपेंडेंस और मुखर उपनिवेशवाद विरोधी आउटस्पोकन एंटी कॉलोनियलिज्म रवैये के कारण पहले सख्त नापसंद करते थे और उससे डरते भी थे। लेकिन राजनीतिक जरूरत ऐसी थी कि पुराने दुश्मन को भी गले लगाना पड़ा। फिर 1 सितंबर 1939 को दूसरा विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। इसका क्या असर पड़ा स्ट्रैटेजी पर? इसने तो हालात और बदल दिए होंगे। इसने सांप्रदायिक कार्ड पर अंग्रेजों की निर्भरता और ज्यादा मजबूत कर दी। क्यों? क्योंकि युद्ध शुरू होते ही कांग्रेस ने अपने मंत्रालयों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने शर्त रखी कि युद्ध में भारत का सहयोग तभी मिलेगा जब अंग्रेज घोषणा करें कि युद्ध के बाद भारत को पूर्ण स्वतंत्रता, कंप्लीट फ्रीडम मिलेगी और तत्काल अंतरिम सरकार बनाकर प्रभावी सत्ता का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ इफेक्टिव गवर्नमेंट पावर होगा। अब अंग्रेजों को इस राष्ट्रवादी मांग का मुकाबला करना था। उन्हें दुनिया को दिखाना था कि कांग्रेस पूरे भारत की आवाज नहीं है और भारतीय जनमत बटा हुआ है, डिवाइडिंग इंडियन ओपिनियन। इसके लिए मुस्लिम लीग को आगे किया गया। कैसे आगे किया गया? क्या किया अंग्रेजों ने लीग को मजबूत करने के लिए? लीग को रातों रात मुसलमानों का एकमात्र प्रवक्ता, सोल स्पोक्सपर्सन मान लिया गया, जबकि 1937 चुनाव में उन्हें सिर्फ 4.8% मुस्लिम वोट मिले थे। ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैन्यूवर था और लीग को किसी भी भावी राजनीतिक समझौते को वीटो करने की शक्ति दे दी गई। वाइसरॉय लिनलिथगो ने अगस्त 1940 में घोषणा की कि भविष्य में कोई भी संवैधानिक व्यवस्था ऐसी नहीं बनाई जाएगी जिससे भारत के राष्ट्रीय जीवन के बड़े और शक्तिशाली तत्व यानी अल्पसंख्यक, इशारा मुस्लिम लीग की तरफ था, सहमत न हो। कहा गया कि भारत को आज़ादी तब तक नहीं मिल सकती जब तक हिंदू और मुसलमान एक नहीं हो जाते। लेकिन असल में मुस्लिम सांप्रदायिकता को पूरी तरह से सरकारी समर्थन, होलसेल ऑफिशियल बैकिंग देकर ऐसी एकता को असंभव बना दिया गया। ये एक क्लासिक डबल गेम था, एकता की बात करो पर फूट डालने वाली ताकतों को मजबूत करो। और बदले में मुस्लिम लीग भी अपने कारणों से कांग्रेस के प्रभाव को रोकना और अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाना, औपनिवेशिक अधिकारियों के साथ सहयोग करने और उनके राजनीतिक हथियार, पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम करने के लिए सहमत हो गई। और हिंदू महासभा और दूसरे हिंदू सिख सांप्रदायिक संगठनों का क्या हुआ? क्या अंग्रेजों ने उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया? उन्होंने भी युद्ध के दौरान औपनिवेशिक सरकार का समर्थन करने की पेशकश की, कांग्रेस के विपरीत। अंग्रेजों ने उनका समर्थन स्वीकार तो किया, लेकिन अपनी वफादारी पूरी तरह से मुस्लिम लीग के प्रति रखी। मुस्लिम सांप्रदायिकता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, कमिटमेंट युद्ध के दौरान और उसके बाद भी पूरी तरह टोटल बनी रही। शायद इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि मुस्लिम लीग ही कांग्रेस को काउंटर बैलेंस करने के लिए ज्यादा उपयोगी है, या शायद मुस्लिम आबादी का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ज्यादा था सेना आदि में। हिंदू महासभा उतनी बड़ी राजनीतिक ताकत नहीं बन पाई थी। एक और वजह का जिक्र है आपके नोट्स में, 1937 के चुनाव में इन सांप्रदायिक पार्टियों का बेहद खराब प्रदर्शन। ये कैसे एक्सट्रीम कम्युनलिज्म का कारण बना? आमतौर पर तो हारने के बाद पार्टी अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करती है, शायद और नरम होती है ताकि ज्यादा लोगों को जोड़ सके। और हिंदू महासभा दोनों ने 1937 का चुनाव अभियान उदार सांप्रदायिक लाइनों, लिबरल कम्युनल लाइन्स पर चलाया था। उन्होंने अपने घोषणा पत्रों, इलेक्शन मैनिफेस्टोज में राष्ट्रवादी भाषा का भी इस्तेमाल किया। कांग्रेस की कई नीतियों, कृषि मुद्दों को छोड़कर को शामिल भी किया था। सोचा था कि नेशनलिज्म की लहर पर सवार होकर अपने समुदाय के हितों की बात करके कुछ सीटें जीत लेंगे। लेकिन नतीजा बहुत ही निराशाजनक रहा। कितना खराब! आंकड़े तो चौंकाने वाले थे शायद। बेहद खराब। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए आरक्षित 482 सीट्स में से केवल 109 जीती और कुल मुस्लिम वोटों का केवल 4.8% हासिल किया। ज्यादातर मुस्लिम बहुल प्रांतों जैसे पंजाब, बंगाल, सिंध, WFP में वो बुरी तरह हारी। ज्यादातर मुस्लिम सीटें या तो कांग्रेस ने जीती या क्षेत्रीय पार्टियों जैसे यूनियनिस्ट पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी ने। हिंदू महासभा का प्रदर्शन तो और भी बुरा था। वो तो कहीं मुकाबले में ही नहीं थी, हाशिए पर थी। ओह, तो उन्हें शीशे की तरह साफ दिख गया कि अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर वो लिबरल कम्युनलिज्म या नेशनलिस्ट रेटोरिक के सहारे रहे, तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे।
ग्रेजुअली विदर अवे। उन्हें कुछ अलग, कुछ ज्यादा ड्रास्टिक करना पड़ेगा। जैसे कोई कंपनी जब लगातार घाटे में जाती है तो वो या तो बंद हो जाती है या फिर अपना पूरा बिजनेस मॉडल, पूरी स्ट्रैटेजी बदल देती है, कुछ रेडिकल करती है। बिल्कुल सही समझा। उन्हें एहसास हुआ कि अब वक्त है उग्र, मिलिटेंट, जन आधारित राजनीति, मैस बेस्ड पॉलिटिक्स अपनाने का। अब तक संगठित जन आंदोलन, ऑर्गेनाइज्ड मैस मूवमेंट्स और कैडर आधारित राजनीति, कैडर बेस्ड पॉलिटिक्स का इस्तेमाल मुख्य रूप से रैडिकल, यथास्थिति विरोधी, एंटी स्टेटस को राष्ट्रवादी या वामपंथी ही करते थे। रूढ़ेवादी, कंजर्वेटिव्स, जो पुरानी व्यवस्था बनाए रखना चाहते थे, वे जन आंदोलनों से कतराते थे। उन्हें डर लगता था कि भीड़ बेकाबू हो सकती है और उनके अपने ही हितों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो उन्हें कोई नया मॉडल चाहिए था जिसमें मास मोबिलाइजेशन भी हो, जनता का जोश भी इस्तेमाल हो, लेकिन वो जोश उनके यानी अमीरों और जमींदारों के खिलाफ ना जाए। हाँ, उन्हें एक ऐसा मॉडल चाहिए था जो जनता को गोलबंद भी करे और स्टेटस को चैलेंज भी ना करे। और 1930s के दशक में यूरोप में फाशीवादी आंदोलन, फैशिस्ट मूवमेंट के रूप में जन राजनीति का एक सफल दक्षिणपंथी मॉडल, सक्सेसफुल राइट विंग मॉडल ऑफ मास पॉलिटिक्स सामने आया था। मुसोलिनी इटली में और हिटलर जर्मनी में दिखा रहे थे कि कैसे राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद, धर्म या नस्ल, नफरत दूसरे समुदायों या देशों के प्रति और एक करिश्माई नेता का इस्तेमाल करके मास मोबिलाइजेशन किया जा सकता है, बिना अमीरों या पूंजीपतियों के हितों को चोट पहुंचाए, बल्कि उनके समर्थन से। हिंदू और मुस्लिम दोनों सांप्रदायिकों ने, या कम से कम उनके नेतृत्व के एक बड़े हिस्से ने, इस मॉडल को अपनाने का फैसला किया। इसमें वो सब कुछ था जो उन्हें चाहिए था: उग्रता, जनता को भावनात्मक रूप से भड़काने की शक्ति, कैडर आधारित संगठन और मौजूदा सामाजिक आर्थिक ढांचे को बनाए रखने की गारंटी। और शायद टाइमिंग भी बहुत अहम थी। जैसा आपने पहले कहा, कांग्रेस अभी तक सभी जनसमूहों, खासकर मुस्लिम जनता, मुस्लिम मासेस के बीच उतनी गहरी जड़ें नहीं जमा पाई थी जितनी वो चाहती थी। एकदम सही। सांप्रदायिक नेताओं को लगा कि जनता की, खासकर मुस्लिम जनता की, राजनीतिक चेतना अभी उतनी विकसित नहीं हुई है, पॉलिटिकल इमैच्योरिटी है जिसका फायदा उठाया जा सकता है। उन्हें धर्म और झूठे नारों से बहकाना आसान है। ये काम जल्दी करना होगा, इससे पहले कि कांग्रेस या वामपंथी दल उन तक पहुंचे और उन्हें वर्ग चेतना या राष्ट्रीय चेतना से लैस कर दें। इस जरूरत को और बल मिला जब कांग्रेस ने 1937 के चुनावों के बाद जवाहरलाल नेहरू के मार्गदर्शन में मुस्लिम जनता के बीच सीधे काम करने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू करने का फैसला किया, जिसे मुस्लिम जनसंपर्क कार्यक्रम, मुस्लिम मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। लीग और महासभा को लगा कि अगर अब एक्शन नहीं लिया, अगर अब जनता को अपनी तरफ नहीं खींचा, तो कांग्रेस सब जगह पहुंच जाएगी और उनका खेल खत्म हो जाएगा। एक आखिरी कारण बताया गया है आपके नोट्स में, सांप्रदायिकता का अपना अंदरूनी तर्क, द इंटरनल लॉजिक ऑफ कम्युनलिज्म। ये थोड़ा फिलोसॉफिकल सा लगता है, इसे जरा खोलिए। हाँ, ये काफी दिलचस्प और महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, जैसा हमने शुरू में कहा, उदार सांप्रदायिकता का आधार था अपने समुदाय के लिए कुछ खास रियायतें मांगना। 1920 और 30 के दशक में कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य सांप्रदायिक समूहों के बीच बातचीत होती रही। कांग्रेस मुस्लिम सांप्रदायिक मांगों को मानने में काफी आगे बढ़ गई थी, जैसे नेहरू रिपोर्ट में भी कुछ हद तक माना गया। फिर 1932 के कम्युनल अवार्ड जिसे अंग्रेजों ने लागू किया, और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने लगभग सभी उदार सांप्रदायिक मांगों, लिबरल कम्युनल डिमांड्स को स्वीकार कर लिया। जैसे मुसलमानों के लिए अलग इलेक्टोरेट्स, सेपरेट इलेक्टोरेट्स, प्रांतीय विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स वगैरह। कांग्रेस ने भी, हालांकि वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स के खिलाफ थी, लेकिन राष्ट्रीय एकता बनाए रखने और आगे बढ़ने के लिए मजबूरी में ही सही, इन रियायतों, कंसेशंस का सक्रिय विरोध नहीं किया या उन्हें स्वीकार कर लिया। तो फिर दिक्कत क्या थी? जब लगभग सारी मांगें मान ली गईं, तो सांप्रदायिक राजनीति खत्म हो जानी चाहिए थी। नेताओं को कहना चाहिए था, ठीक है, जो चाहिए था मिल गया, अब सब मिलकर देश चलाते हैं। यहीं पर पेंच था। पहली दिक्कत ये थी कि ये रियायतें विदेशी शासकों ने दी थीं। जब वे चले जाएंगे और देश में लोकतांत्रिक शासन, डेमोक्रेटिकली रूल्ड आएगा, जहां बहुमत का शासन होगा, तो इन रियायतों की कोई पक्की गारंटी, कास्ट आयरन गारंटी नहीं होगी। कल को बहुमत वाली सरकार इन्हें बदल भी सकती है। और दूसरा, शायद ज्यादा बड़ा व्यावहारिक सवाल ये था कि अब सांप्रदायिक नेता क्या करेंगे? उनकी मुख्य मांगें तो मान ली गईं,
उनका तो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म ही खत्म हो गया, उनकी दुकान कैसे चलेगी? हाँ, ये तो नेताओं के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया। उनके पास दो ही रास्ते थे, या तो वे अपनी दुकानें बंद कर दें, सांप्रदायिकता छोड़ दें, राष्ट्रीय राजनीति में शामिल हो जाएं और शायद अप्रासंगिक हो जाएं, यानी एक तरह से पॉलिटिकल हराकिरी कर लें, या फिर वे अपनी राजनीति को जिंदा रखने के लिए नई मांगें, न्यू डिमांड्स, अपने समुदायों के लिए नए खतरे, न्यू थ्रेट्स खोजें या गढ़ें। उन्हें जनता को बताना पड़ेगा कि अभी खतरा टला नहीं है, बल्कि और बढ़ गया है। अब खतरा सिर्फ कुछ सीटों या नौकरियों का नहीं, बल्कि पूरे वजूद का है। और बिना किसी सोची समझी योजना, कॉन्शियस डिजाइन के भी वे अनिवार्य रूप से इनएक्सोरेबली चरम सांप्रदायिकता की ओर मुड़ गए। ये उनके राजनीतिक अस्तित्व का सवाल बन गया था। अगर मांगे नहीं होंगी, अगर दुश्मन नहीं होगा, तो नेतागिरी कैसे चलेगी? और इसी दौरान कांग्रेस का रवैया भी सख्त हुआ इन सांप्रदायिक नेताओं के प्रति। उसने भी शायद इन्हें इस चरम रास्ते की तरफ अनजाने में धकेला। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर था, खासकर हिंदू सांप्रदायिकता के संदर्भ में। हिंदू सांप्रदायिक ताकतें वैसे भी ज्यादा पनप नहीं पाई थीं। 1937 तक कांग्रेस ने थोड़ी ढिलाई दिखाते हुए हिंदू और मुस्लिम दोनों लिबरल कम्युनलिस्ट्स को संगठन के भीतर काम करने की कुछ हद तक इजाजत दी हुई थी। जैसे मदन मोहन मालवीय जैसे बड़े नेता कांग्रेस में भी थे और हिंदू महासभा में भी सक्रिय थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू और वामपंथियों के बढ़ते दबाव, लेफ्ट प्रेशर के कारण कांग्रेस ने सांप्रदायिकों पर सीधा हमला, फ्रंटली अटैकिंग करना शुरू कर दिया। 1934 और 1937 के चुनावों में उन्हें अकोमोडेट करने से मना कर दिया, उन्हें कांग्रेस से निकालने, एक्सपेलिंग देम की ओर बढ़ी और आखिरकार 1938 में नियम बनाकर दोहरी सदस्यता, डबल मेंबरशिप खत्म कर दी। अब कांग्रेस का सदस्य सांप्रदायिक संगठन जैसे लीग या महासभा का सदस्य नहीं हो सकता था। इससे हिंदू सांप्रदायिक नेता जो कांग्रेस के मंच का भी इस्तेमाल करते थे, वे राजनीतिक विलुप्ति, पॉलिटिकल एक्सटिंक्शन का सामना करने लगे। उन्हें भी अपने अस्तित्व और विकास के लिए एक नया आधार, न्यू बेसिस और नया कार्यक्रम, न्यू प्रोग्राम खोजना पड़ा, जो उन्हें कांग्रेस से स्पष्ट रूप से अलग और ज्यादा उग्र दिखाए। तो ये थे वो कई सारे फैक्टर्स, कांग्रेस का उभार और उसका रैडिकल होना, पुराने एलिट्स, जमींदारों आदि का अपने हित खोने का डर, अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल की मजबूरी और उनकी शातिर चालें। 1937 के चुनावों में सांप्रदायिक पार्टियों की करारी हार, यूरोप में फासीवाद के रूप में एक नया दक्षिणपंथी जन राजनीति का मॉडल मिलना और खुद सांप्रदायिकता की अपनी अंदरूनी गति या नेताओं की राजनीतिक मजबूरी, इन सब ने मिलकर 1937 के बाद भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता के इस जहरीले चरमपंथी दौर की शुरुआत की। ये कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि कई चीजों का एक खतरनाक कॉकटेल था जो तैयार हो रहा था। बिल्कुल सही कहा। और ये समझना महत्वपूर्ण है कि कैसे अलग-अलग ताकतें, जिनके अपने अपने स्वार्थ थे, किसी का आर्थिक, किसी का राजनीतिक, किसी का साम्राज्यवादी, एक साथ आकर अनजाने में या जानबूझकर एक खतरनाक दिशा तय कर सकती हैं। इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट से, कॉलोनियल पावर थी, पॉलिटिकल एम्बिशन था और इन सब के बीच आम जनता थी, जिसे धर्म, डर और नफरत के नाम पर बांटा जा रहा था। ये सिर्फ इतिहास का एक अध्याय नहीं, बल्कि ये हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे पहचान की राजनीति, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है, कैसे डर और नफरत का माहौल बनाया जाता है और उसके कितने विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, जो हमने बाद में पार्टीशन के भयानक रूप में देखे। सच में सोचने के लिए बहुत कुछ है कि कैसे सामूहिक भावनाएं भड़काकर राजनीतिक लाभ उठाया जाता है और इसका समाज पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, इस पर सोचते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे सामने जो मटेरियल है वो हमें मोहम्मद अली जिन्ना के पॉलिटिकल सफर को, खास तौर पर उनके विचारों में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया, उसे समझने का एक, कह सकते हैं, एंगल देता है। बिल्कुल। और ये मटेरियल एक बड़ा दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। कैसे कोई व्यक्ति जिसे कभी एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी यानी हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा गया, सोचिए जरा, वो बाद में चलकर पाकिस्तान की मांग का सबसे मुखर चेहरा बन गया। हाँ, ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। बिल्कुल। इस विश्लेषण में एक थ्योरी पेश की गई है कि कम्युनलिज्म यानी सांप्रदायिकता का अपना एक अंदरूनी लॉजिक होता है।
एक तरह की इंक्लाइंड प्लेन या ढलान जैसी। अच्छा, इंक्लाइंड प्लेन। हाँ, जिस पर अगर कोई एक बार फिसलना शुरू कर दे तो नीचे की तरफ जाना लगभग तय सा हो जाता है, जब तक कि वो बहुत कॉन्शियसली, मतलब सोच समझकर रुकने की कोशिश ना करे। ये इंक्लाइंड प्लेन वाली बात वाकई सोचने लायक है। ये नजरिया बताता है कि जिन्ना का मामला एक तरह से दिखाता है कि कैसे कम्युनल आइडियोलॉजी किसी व्यक्ति पर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हावी हो जाती है। बिल्कुल। भले ही शुरू में उस व्यक्ति की सब्जेक्टिव डिजायर्स यानी मन की इच्छा कुछ और ही क्यों ना रही हो। तो चलिए उनके सफर को, इस ढलान पर फिसलने की कहानी को इस सोर्स मटेरियल के नजरिए से देखते हैं, एक एक कदम करके। हाँ, देखते हैं ये सफर कैसे तय हुआ। शुरुआत होती है 1906 से। मोहम्मद अली जिन्ना इंग्लैंड से बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। उस वक्त इस दस्तावेज के अनुसार वो एक पक्के सेक्युलर लिबरल नेशनलिस्ट थे। सोचिए, दादा भाई नौरोजी के फॉलोअर, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बिल्कुल। आते ही उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और उसी साल कलकत्ता में हुए कांग्रेस सेशन में नौरोजी के सेक्रेटरी के तौर पर काम भी किया। मतलब एकदम आदर्श नेशनलिस्ट शुरुआत लगती है ना? हाँ, और मजे की बात यह है, जैसा इस विश्लेषण में बताया गया है, कि ठीक उसी समय जब मुस्लिम लीग बन रही थी 1906 में ही, जिन्ना उसके सबसे कट्टर विरोधियों में से थे। अच्छा, ये तो दिलचस्प बात है। हाँ, लीग के पहले अध्यक्ष आगा खान ने बाद में लिखा भी कि 1906 में जिन्ना आर टफेस्ट अपोनेंट थे, उनके सबसे कड़े विरोधी। बिल्कुल। जिन्ना का मानना था कि लीग का ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स यानी अलग निर्वाचन क्षेत्रों का सिद्धांत है, ये देश को बांट देगा, डिवाइडिंग द नेशन अगेंस्ट इटसेल्फ। उन्होंने साफ साफ कहा था कि ये भारत को 2 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में बांट देगा। जैसे 2 कमरे जिनकी दीवारें इतनी पक्की हों कि कुछ भी आर पार न जा सके। एग्जैक्टली, वो इसके सख्त खिलाफ थे शुरू में। और इसी दौर में वो लगातार नेशनल यूनिटी यानी राष्ट्रीय एकता की बात करते रहे अपनी मीटिंग्स में, भाषणों में। हाँ, वो एकता पर बहुत जोर देते थे। और इसी वजह से, जैसा हमें पता चलता है, सरोजिनी नायडू ने उन्हें एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का खिताब दिया था। ये दिखाता है कि शुरुआती दौर में उनकी पहचान एक मजबूत कमिटेड नेशनलिस्ट की थी। कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि आगे चलकर कहानी क्या मोड़ लेगी। सही बात है, उस समय तो वो एकता के प्रतीक माने जाते थे। फिर सोर्स मटेरियल के अनुसार कम्युनलिज्म की तरफ पहला कदम शायद अनजाने में या बिना किसी खास इच्छा के तब उठा जब वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बंबई से मुस्लिम सदस्य के तौर पर चुनकर गए। हाँ, वो भी सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम के तहत। ये दिलचस्प है क्योंकि वो उसी सिस्टम का विरोध करते थे, पर उसी के जरिए काउंसिल पहुंचे। इसे थोड़ी विडंबना ही कहेंगे, है ना? हाँ, ये थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन दस्तावेज का तर्क है कि असली स्लाइड डाउन, वो ढलान पर फिसलना, तब शुरू हुआ जब वो 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। अच्छा, 1913 में लीग ज्वाइन की उन्होंने। हाँ, यहाँ सॉस इस दौर को कम्युनल नेशनलिस्ट बनने का दौर कहता है। अब ये टर्म थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, मतलब वो नेशनलिस्ट भी हैं और कम्युनल भी। हाँ, ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि वो अभी भी नेशनलिस्ट थे, कांग्रेस के सदस्य भी बने रहे, और इस विश्लेषण के मुताबिक वो अभी भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स का विरोध कर रहे थे। कमाल है, लीग में होकर भी उसी की मुख्य मांग का विरोध। हाँ, ये थोड़ा ऐसा है जैसे कोई कहे कि मैं किसी एक पार्टी का सदस्य हूं पर उसकी मेन पॉलिसी से सहमत नहीं हूं। सुनने में अटपटा लगता है ना? बिल्कुल, ये ड्यूअल रोल वाली बात थोड़ी पेचीदा है। लेकिन यहाँ ये भी बताया गया है कि इसी के साथ साथ उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के प्रवक्ता यानी स्पोक्स पर्सन की भूमिका भी निभानी शुरू कर दी। हाँ, ये दूसरा रोल शुरू हो गया। और ये जो दोहरी भूमिका थी, एक तरफ नेशनलिस्ट, दूसरी तरफ मुस्लिम प्रवक्ता, ये 1916 के लखनऊ पैक्ट में अपने चरम पर पहुंची। इस पैक्ट के वो और लोकमान्य तिलक जॉइंट ऑथर्स थे। हाँ, लखनऊ पैक्ट एक बड़ा मोड़ था, और इसी मुस्लिम प्रवक्ता वाली भूमिका में उन्होंने कांग्रेस को सेपरेट इलेक्टोरेट्स और कम्युनल रिजर्वेशंस के लिए मना लिया। अच्छा, तो उन्होंने ही कांग्रेस को मनाया इस पे? हाँ, वो इसमें कामयाब रहे। मुस्लिम लीग के नजरिए से ये एक बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि कांग्रेस ने उनकी एक प्रमुख मांग मान ली थी। लेकिन इसने अनजाने में ही सही सांप्रदायिक राजनीति की जड़ों को और मजबूत कर दिया। ये तो हुआ होगा। फिर भी जैसा ये सोच साफ करता है, जिन्ना की नेशनलिज्म के प्रति कमिटमेंट अब भी बनी हुई थी। उन्होंने रॉलेट बिल के विरोध में लेजिस्लेटिव काउंसिल से इस्तीफा दे दिया। हाँ, ये तो बड़ा कदम था। बिल्कुल, उन्होंने इस विचार को भी खारिज किया कि स्वराज का मतलब हिंदू राज होगा।
उनका तर्क था कि असली मुद्दा होम रूल है, यानी सत्ता का ट्रांसफर नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी से लोकतंत्र डेमोक्रेसी को होना चाहिए, ना कि एक समुदाय से दूसरे को। ओके, तो वो अभी भी एक लार्जर नेशनलिस्ट फ्रेमवर्क में सोच रहे थे। हाँ, उस वक्त तक तो ऐसा ही लगता है। फिर आता है 1919-20 का दौर। कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में मास पॉलिटिक्स यानी जन आंदोलन का रास्ता अपनाया, जिसमें सत्याग्रह और कानूनों का शांतिपूर्ण उल्लंघन, पीसफुल ब्रेकिंग ऑफ लॉज शामिल था। हाँ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का दौर। बिल्कुल। जिन्ना इस तरीके से सहमत नहीं थे। वो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स यानी संवैधानिक दायरे में रहकर राजनीति करने में यकीन रखते थे। वो इसे अराजकता मानते थे शायद। हो सकता है। और सिर्फ जिन्ना ही नहीं, कई और बड़े लिबरल नेता जैसे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, तेज बहादुर सप्रू, सी शंकरन नायर, इन सब ने भी इसी वजह से कांग्रेस छोड़ दी। हाँ, काफी बड़े नाम थे ये सब। ये कुछ वैसा ही है जैसे कॉलेज में आपका दोस्तों का ग्रुप अचानक कहे कि चलो अब क्लास बॉयकॉट करके धरना देंगे, और आपको लगे कि नहीं, बात पिटिशन लिखकर होनी चाहिए, तो आप शायद उस ग्रुप से अलग हो जाएं। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। लेकिन ये दस्तावेज कहता है कि जिन्ना सिर्फ किनारे होकर बैठने वालों में से नहीं थे। उन्हें ये भी दिख रहा था कि सिर्फ लिबरल पॉलिटिक्स का भारत में कोई खास भविष्य नहीं है, और वो पॉलिटिकल ओब्लिवियन यानी राजनैतिक गुमनामी में नहीं खोना चाहते थे। तो बाकी लिबरल्स के विपरीत, जिन्होंने शायद राजनीति से दूरी बना ली या कम एक्टिव हो गए, जिन्ना ने कम्युनल पॉलिटिक्स का दामन थामा। अच्छा, तो ये एक कॉन्शियस चॉइस थी। सोर्स के शब्दों में वो अब लिबरल कम्युनलिस्ट बन गए। यहाँ फिर वो सांप्रदायिकता का लॉजिक हावी होता दिखता है। नेशनलिस्ट से कम्युनल नेशनलिस्ट, और फिर कम्युनल नेशनलिस्ट से लिबरल कम्युनलिस्ट। ढलान पर एक कदम और नीचे। हाँ, ये लिबरल कम्युनलिस्ट सुनने में विरोधाभासी लगता है, पर सोर्स का मतलब है कि वो अब भी संवैधानिक तरीकों से ही राजनीति कर रहे थे, लेकिन उनका मुख्य फोकस अब एक खास समुदाय के हितों पर शिफ्ट हो गया था। ओके, तो तरीकों में लिबरल पर एजेंडा कम्युनल, समझ गया। कुछ ऐसा ही। इसी दौर में 1920 के दशक में उन्होंने लगभग खत्म हो चुकी मुस्लिम लीग को 1924 में फिर से जिंदा किया, उसे रीऑर्गेनाइज किया। हाँ, लीग लगभग खत्म हो गई थी खिलाफत मूवमेंट के बाद। अच्छा, अब उनकी राजनीति का सेंट्रल पॉइंट था द इंटरेस्ट्स एंड राइट्स ऑफ द मुस्लिम्स की सुरक्षा करना। उनका कहना था, जैसा सोर्स में लिखा है, मुस्लिम्स शुड ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स, स्टैंड यूनाइटेड एंड शुड प्रेस एवरी रीजनेबल पॉइंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर कम्युनिटी। यानी मुस्लिमों को संगठित होना चाहिए, एक रहना चाहिए, और अपने समुदाय की रक्षा के लिए हर जायज मुद्दे को उठाना चाहिए। फोकस अब क्लियरली मुस्लिम समुदाय पर था। पर यह सोर्स ये भी ध्यान दिलाता है कि इस दौर में भी राष्ट्रवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। अच्छा? हाँ, वो अब भी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, एक नए लखनऊ पैक्ट जैसे समझौते के आधार पर, ताकि मिलकर अंग्रेजों से लड़ा जा सके। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में वो स्वराजिस्टों के साथ मिलकर अक्सर सरकारी नीतियों का विरोध भी करते थे। तो वो ड्यूल रोल अभी भी कहीं ना कहीं चल रहा था। हाँ, बिल्कुल। एक दिलचस्प किस्सा है। 1925 में उन्होंने एक नौजवान मुस्लिम से कहा था, जिसने खुद को पहले मुस्लिम बताया था, माय बॉय, नो, यू आर एन इंडियन फर्स्ट एंड देन अ मुस्लिम। ये तो काफी दिलचस्प बात है ना? और 1927-28 में उन्होंने साइमन कमीशन के बॉयकॉट का समर्थन भी किया, हालांकि वो सड़कों पर उतरकर होने वाले मास डेमोन्स्ट्रेशंस में शामिल नहीं हुए। तो एक तरह का तजाद या कहें कि अंदरूनी कश्मकश दिखता है उनके एक्शन में। हाँ, ये कंफ्यूजन या अंदरूनी लड़ाई साफ दिखती है। इस सोर्स मटेरियल के मुताबिक एक बड़ा मोड़ या टर्निंग पॉइंट 1928-29 में नेहरू रिपोर्ट पर हुई चर्चाओं के दौरान आया। नेहरू रिपोर्ट, हाँ, तब तक जिन्ना का जो पूरा सोशल बेस था, उनके समर्थक, वो ज्यादातर सांप्रदायिक सोच वाले लोग बन चुके थे। अब उनके लिए कम्युनलिज्म छोड़े बिना राजनीतिक प्रभाव बनाए रखना बहुत मुश्किल हो गया था। मतलब वो अपने ही बेस के कैदी बन गए थे एक तरह से। हाँ, कुछ ऐसा ही। ये ऐसी स्थिति है जैसे कोई नेता सिर्फ मान लीजिए किसी एक जाति के वोट पर ही जीता हो, तो वो दूसरी जातियों की बात खुलकर नहीं कर सकता, वरना उसका अपना वोट बैंक ही नाराज हो जाएगा। उसे अपनी पॉलिटिक्स उसी बेस के इर्द गिर्द रखनी पड़ती है। सही बात है। और यहीं पर इस विश्लेषण का तर्क है, वो धीरे धीरे ज्यादा प्रतिक्रियावादी, रिएक्शनरी सांप्रदायिक नेताओं जैसे आगा खान और एम शफी के दबाव में आते गए, उनके सामने झुकते गए। अच्छा, दूसरों के दबाव में। हाँ, और अंत में वो पूरे मुस्लिम सांप्रदायिकता के निर्विवाद नेता बन गए। लेकिन इस प्रक्रिया में उन्होंने एम.ए. अंसारी, T.A.K. शेरवानी, सैयद महमूद जैसे कई राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं का, जो कांग्रेस में थे, हाँ,
और यहाँ तक कि अपने पुराने साथी MC छागला जैसे लोगों का समर्थन खो दिया। उनकी मशहूर 14 डिमांड्स या 14 सूत्री मांगें इसी झुकाव का प्रतीक थीं। हाँ, वो 14 पॉइंट्स बहुत फेमस है, जिनमें मुस्लिम सांप्रदायिकता के सबसे कट्टरपंथी और चरमपंथी तबकों की मांगें भी शामिल कर ली गई थीं। ये दिखाता है कि कैसे पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए कभी-कभी नेता ऐसी मांगों को भी मान लेते हैं जिनसे वो शायद पहले सहमत न रहे हों। इसी बीच जब कांग्रेस ने 1930 में बड़ा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया और साथ ही ज्यादा रेडिकल सोशो इकोनॉमिक प्रोग्राम की तरफ बढ़ने लगी, मतलब समाजवाद की तरफ झुकाव बढ़ने लगा कांग्रेस का। हाँ, तो जिन्ना राष्ट्रवाद की मुख्य धारा से और भी ज्यादा दूर हो गए। दूसरी तरफ एक और ट्रेंड दिख रहा था। मुस्लिम जनता, खासकर युवा पीढ़ी, वो तेजी से राष्ट्रवादी और लेफ्ट विंग यानी वामपंथी राजनीति की तरफ आकर्षित हो रही थी। अच्छा, मुस्लिम यूथ लेफ्ट की तरफ जा रहा था। हाँ, सोच के अनुसार जिन्ना के लिए एक बड़ा डिलेमा, एक दुविधा की स्थिति थी। एक तरफ उनका अपना बेस कट्टर हो रहा था, दूसरी तरफ मुस्लिम जनता का एक बड़ा हिस्सा ज्यादा प्रोग्रेसिव राजनीति की तरफ जा रहा था। ये तो मुश्किल सिचुएशन थी उनके लिए। बिल्कुल, उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था और सोर्स बताता है कि उन्होंने इस दौरान ज्यादातर समय ब्रिटेन में बिताने का फैसला किया। ऐसा लगा जैसे वो भारतीय राजनीति के मंच से लगभग गायब हो गए थे। हाँ, वो एक तरह से सेल्फ एक्साइल में चले गए थे, लंदन। लेकिन जिन्ना राजनीति से पूरी तरह दूर रहने वाले इंसान नहीं थे। ये दस्तावेज बताता है कि वो 1936 में भारत लौटे एक नए इरादे के साथ, मुस्लिम लीग को फिर से खड़ा करना, उसे पुनर्जीवित करना। दोबारा एंट्री मारी उन्होंने। हाँ, शुरू में उनका इरादा शायद लिबरल कम्युनलिज्म का ही था, जैसा वो 20s में कर रहे थे। 1936 में वो लगातार अपने राष्ट्रवाद और आज़ादी की इच्छा पर जोर देते रहे, हिंदू मुस्लिम सहयोग की बातें करते रहे। फिर से वही पुरानी बातें। हाँ, मार्च 1936 में लाहौर में उन्होंने जो कहा वो ध्यान देने लायक है। सोर्स में कोट है, "Whatever I have done, there has been no change in me, not the slightest, since the day when I joined the Indian National Congress. My sole and only object has been the welfare of my country. India's interest is and will be sacred to me." ये सुनकर तो लगता है कि पुराना राष्ट्रवादी जिन्ना बोल रहा है ना? सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ रणनीति थी या सचमुच वो अब भी खुद को राष्ट्रवादी मानते थे? ये बड़ा सवाल है। उनकी रणनीति इस समय दोहरी लगती है। एक तरफ वो मुस्लिमों से कह रहे थे कि अलग से संगठित हों, दूसरी तरफ उनसे ये भी कह रहे थे कि प्रूव दैट देयर पेट्रियोटिज्म इज अनसलीड and that their love of India and her progress is no less than that of any other community. यानी साबित करो कि तुम्हारी देशभक्ति पर कोई दाग नहीं है और भारत के लिए तुम्हारा प्यार किसी से कम नहीं है। ये तो बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी बातें हैं एक साथ। बिल्कुल। सोर्स का अंदाजा है कि शायद उनका प्लान ये था कि लीग के जरिए चुनाव में इतनी सीटें जीती जाएं कि कांग्रेस पर एक और लखनऊ पैक्ट जैसा समझौता करने का दबाव बनाया जा सके। अच्छा, प्रेशर टैक्टिक्स। हाँ, उन्हें शायद ये भी लगा कि 1937 के चुनाव में हिस्सा लेकर कांग्रेस वापस गांधी पूर्व वाली कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स पर लौट रही है, जिसमें वो ज्यादा कंफर्टेबल थे। एक तरह से वो पुराने दिनों को वापस लाने की कोशिश कर रहे थे शायद। ओके। इन्हीं वजह से, और क्योंकि सोर्स का विश्लेषण है कि सांप्रदायिक मांगों का पिटारा लगभग खाली हो चुका था, ज्यादातर मांगे 1932 के कम्युनल अवार्ड में मान ली गई थी। हाँ, ज्यादातर पॉलिटिकल डिमांड्स मान ली गई थी। तो जिन्ना और लीग ने 1937 का चुनाव एक सेमी नेशनलिस्ट, लगभग कांग्रेस जैसे प्रोग्राम पर लड़ा। उनकी मुस्लिम मांगें इस बार बहुत सीमित थी, बस उर्दू भाषा और लिपि की सुरक्षा और मुस्लिमों की सामान्य आर्थिक स्थिति सुधारने तक। कोई बड़ी कट्टर मांग नहीं थी उस वक्त की घोषणा पत्र में। मतलब एक मॉडरेट स्टैंड लिया था 1937 में। हाँ, लगता तो यही है। लेकिन 1937 के चुनाव के नतीजे लीग के लिए बहुत खराब रहे। खासकर मुस्लिम बहुल प्रांतों में भी उन्हें खास सफलता नहीं मिली। हाँ, पंजाब और बंगाल में तो रीजनल पार्टीज जीती थीं। बिल्कुल। इसने दिखाया कि जिन्ना के सारे अनुमान गलत थे। कांग्रेस मास पॉलिटिक्स छोड़कर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे नहीं लौटी थी और मुस्लिम मतदाता भी लीग के सेमी नेशनलिस्ट प्लेटफॉर्म से ज्यादा प्रभावित नहीं हुए थे। तो उनकी स्ट्रैटेजी फेल हो गई बुरी तरह। अब जिन्ना के सामने फिर वही मुश्किल फैसला था, या तो अपनी इसी सेमी नेशनलिस्ट लिबरल कम्युनल पॉलिटिक्स पर टिके रहें जिसका कोई भविष्य नहीं दिख रहा था, या फिर कम्युनल पॉलिटिक्स ही छोड़ दें और शायद मुख्य धारा की राष्ट्रवादी राजनीति में वापस जाएं। और दोनों का मतलब था राजनीतिक गुमनामी। हाँ, पॉलिटिकल विल्डरनेस में चले जाना, क्योंकि दोनों ही रास्तों पर उन्हें खास समर्थन मिलता नहीं दिख रहा था। तीसरा विकल्प था मास पॉलिटिक्स का रास्ता अपनाना, जैसा कांग्रेस कर रही थी। लेकिन इसमें एक बड़ी दिक्कत थी,
जैसा सोर्स इशारा करता है। लीग का जो सामाजिक आधार, सोशल बेस था, वो जमींदार और लॉयलिस्ट किस्म का था। हाँ, वो ज्यादातर सेमी फ्यूडल यानी अर्ध सामंती जमींदार और सेमी लॉयलिस्ट यानी अंग्रेजों के प्रति कुछ हद तक वफादार तबकों का था। और जिन्ना खुद भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से काफी कंजर्वेटिव यानी रूढ़िवादी विचारों के थे। तो वो मास मोबिलाइजेशन कैसे करते? वही, ऐसे में लीग के लिए मास पॉलिटिक्स सिर्फ एक ही भावनात्मक नारे पर आधारित हो सकती थी, इस्लाम खतरे में है और हिंदू राज का डर। अच्छा, तो ये मजबूरी का रास्ता था। ये विश्लेषण कहता है कि जिन्ना ने 1937-38 में यही तीसरा रास्ता चुना। ये शायद उनके सफर का सबसे निर्णायक मोड़ था, जहां से वापसी मुश्किल थी। वो इंक्लाइंड प्लेन पर अब बहुत तेजी से नीचे जा रहे थे। और इस सोर्स के मुताबिक एक बार जब उन्होंने ये फैसला कर लिया तो फिर वो पूरी तरह एक्सट्रीम कम्युनलिज्म यानी चरम सांप्रदायिकता की तरफ बढ़ गए। उन्होंने अपनी पूरी शख्सियत, पर्सनैलिटी की ताकत, अपनी सारी प्रतिभा, ब्रिलियंस, अपना सारा ऑरिटोरिकल स्किल इस नई राजनीति के पीछे झोंक दिया, जो इस विश्लेषण के अनुसार पूरी तरह नफरत, हेट और डर, फियर पर आधारित थी। इंक्लाइंड प्लेन पर अब फिसलन शायद कंट्रोल से बाहर हो गई थी। इसके बाद उनकी भाषा, उनके भाषणों का अंदाज पूरी तरह बदल गया। इस दस्तावेज में कई उदाहरण दिए गए हैं। उनका मुख्य थीम, उनका केंद्रीय विचार यही बन गया कि कांग्रेस ब्रिटिश साम्राज्यवाद से आज़ादी नहीं चाहती, बल्कि वो तो अंग्रेजों के साथ मिलकर हिंदू राज स्थापित करना चाहती है, मुस्लिमों पर हावी होना चाहती है, यहाँ तक कि उन्हें खत्म, एक्सटर्मिनेशन करना चाहती है और भारत में इस्लाम को ही नष्ट कर देना चाहती है। बाप रे, ये तो बहुत एक्सट्रीम बातें हैं। बिल्कुल। ये बातें सुनकर आजकल की पॉलिटिकल रेटोरिक की याद आ जाती है, जहां अक्सर डर और दूसरे का खतरा दिखाकर लोगों को मोबिलाइज किया जाता है। हाँ, भाषा का तेवर बहुत बहुत तीखा हो गया। कुछ उदाहरण देखें जो इस बदलाव को दिखाते हैं, जैसा सोर्स में दर्ज है। 1938 लीग अधिवेशन में उनका कहना था कि कांग्रेस दूसरी कौमों को कुचलकर हिंदू राज स्थापित करना चाहती है। मार्च 1940 में अलीगढ़ में छात्रों से कहा कि गांधी की उम्मीद मुस्लिमों को हिंदू राज के तहत गुलाम बनाने की है। हाँ, मार्च 1941 में फिर अलीगढ़ में कहा कि पाकिस्तान ही एकमात्र रास्ता है अगर इस्लाम को इस देश में पूरी तरह खत्म होने से बचाना है। कंप्लीट एनाइलेशन, हाँ, मतलब पूरी तरह मिटा देना। जी। अप्रैल 1941 के अध्यक्षीय भाषण में तो यहाँ तक कहा कि एक संयुक्त भारत में मुस्लिम पूरी तरह मिटा दिए जाएंगे, एब्सोल्युटली वाइप्ड आउट ऑफ एग्जिस्टेंस। ये तो डर पैदा करने की पराकाष्ठा है। बिल्कुल। 1946 में अंतरिम सरकार पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस को जातिवादी हिंदू फैशिस्ट कांग्रेस कहा, जो ब्रिटिश संगीनों की मदद से मुसलमानों पर राज करना चाहती है। फाशिस्ट कांग्रेस। हाँ, और 1946 की चुनाव अपील में तो कहा गया कि अगर लीग हारी तो मुस्लिमों को शूद्र बना दिया जाएगा और इस्लाम भारत से मिट जाएगा। वैंक्विश्ड फ्रॉम इंडिया। ये भाषा डर और असुरक्षा को चरम पर ले जाने वाली है। सही बात है। सोर्स का मानना है कि जब जिन्ना जैसे कद का नेता इस तरह की राजनीति और भाषा इस्तेमाल कर सकता था, तो फिर जो आम कम्युनल प्रोपेगेंडिस्ट थे, जो छोटे नेता थे, उनका इससे भी आगे बढ़ जाना तो स्वाभाविक ही था। हाँ, वो तो फिर और जहरीली बातें करते होंगे। बिल्कुल। Z.S. सुलेरी और F.M. दुरानी जैसे लोगों के बारे में लिखा है कि उन्होंने तो गोबेल्सियन डेमागोजी यानी गोएबल्स, हिटलर का प्रोपेगेंडा मंत्री की शैली में झूठ और नफरत फैलाने वाले प्रचार की सारी हदें पार कर दी। मतलब बेबुनियाद आरोप लगाना, डर पैदा करना और एक समुदाय को पूरी तरह विलेन बना देना। एग्जैक्टली। हाँ, और ये सिर्फ छोटे प्रचारकों तक सीमित नहीं था। फजलुल हक, जो बंगाल के प्रीमियर जैसे जिम्मेदार पद पर थे, हाँ, वो तो मुख्यमंत्री ऐसे थे। बिल्कुल, उन्होंने भी 1938 के लीग सेशन में बहुत भड़काऊ बातें कहीं, जैसा सोर्स में दर्ज है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित प्रांतों में दंगों ने देहात उजाड़ दिए हैं, मुस्लिम जान, माल और संपत्ति का भारी नुकसान हुआ है, मुस्लिम डर में जी रहे हैं, हिंदुओं द्वारा सताए जा रहे हैं, मस्जिदें अपवित्र की जा रही हैं। ये सब बिना किसी ठोस सबूत के कहा उन्होंने। सोर्स तो यही बताता है कि ये गंभीर आरोप थे बिना पर्याप्त सबूत के। इसी तरह सिंध के एक प्रमुख लीग नेता M.H. गजदर ने मार्च 1941 में कराची में यहाँ तक कह दिया कि अगर हिंदुओं ने ठीक से व्यवहार नहीं किया तो उन्हें जर्मनी में यहूदियों की तरह मिटाना होगा। हे भगवान, ये तो नरसंहार की धमकी है। जी,
ये बातें दिखाती हैं कि माहौल कितना जहरीला हो चुका था। सोर्स इशारा करता है कि जिन्ना शायद ऐसे लोगों को रोकने की स्थिति में नहीं थे या शायद रोकना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके खुद के भाषण अक्सर इसी तरह के डर और नफरत के आसपास घूमते थे। हाँ, जब लीडर ही ऐसी भाषा बोलेगा तो फॉलोअर्स तो बोलेंगे ही। वही बात है, जब आप खुद ही आग लगा रहे हो तो दूसरों को चिंगारी फेंकने से कैसे रोक सकते हो? सही। इसके बाद जैसा सोर्स बताता है, मुस्लिम सांप्रदायिक ताकतों ने राष्ट्रवादी मुस्लिमों के खिलाफ एक जहरीला विशियस कैंपेन छेड़ दिया। अच्छा, अपने ही लोगों के खिलाफ? हाँ, मौलाना अबुल कलाम आजाद और दूसरे राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता जो कांग्रेस के साथ थे और संयुक्त भारत के पक्ष में थे, उन्हें निशाना बनाया गया। उन्हें कांग्रेस का शो बॉय कहा गया। शो बॉय मतलब दिखाने के लिए रखा गया है? हाँ, इस्लाम का गद्दार, ट्रेटर्स और हिंदुओं का बिकाऊ एजेंट, मर्सनरी एजेंट्स करार दिया गया। ये तो बहुत अपमानजनक है। बिल्कुल। 1945-47 के दौरान स्थिति और बिगड़ी। उन्हें धार्मिक कट्टर का रिलीजियस फैनेटिसिज्म का हवाला देकर सामाजिक आतंक, सोशल टेरर का निशाना बनाया गया। उनका सामाजिक बहिष्कार किया गया और यहाँ तक कि उन पर शारीरिक हमले भी हुए। फिजिकल अटैक्स भी? हाँ, ये अपने ही समुदाय के उन लोगों पर हमला था जो अलग राय रखते थे। दिखाता है कि असहमति की कोई जगह नहीं बची थी। जिन्होंने खुद अप्रैल 1943 में लीग के अध्यक्षीय भाषण में खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी कहा जाता था, सीमांत गांधी, हाँ, उन पर आरोप लगाया कि वो हिंदुइज्म इन्फ्लुएंसेस और इमैस्कुलेशन ऑफ द मार्शल पठान्स के इंचार्ज हैं। सोचिए, अब सीमांत गांधी जैसे सम्मानित नेता जिन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाया, उनके बारे में ऐसी अपमानजनक बात कही गई। ये तो वाकई शॉकिंग है और धर्म को अप्रचार के बिल्कुल केंद्र में ला दिया गया। सोर्स बताता है कि 1946 के चुनावों में मुस्लिमों से लीग को वोट देने के लिए कहा गया, क्योंकि लीग और पाकिस्तान के लिए वोट इस्लाम के लिए वोट था। धर्म और राजनीति का खतरनाक घालमेल। हाँ, लीग की बैठकें अक्सर मस्जिदों में जुमे की नमाज के बाद होती थीं। ये वादा किया गया कि पाकिस्तान में शरिया के तहत शासन होगा। अच्छा, शरिया का वादा किया गया। हाँ, मुस्लिमों से कहा गया कि उन्हें मस्जिद और मंदिर में से चुनना है। कुरान को लीग के प्रतीक, सिंबल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस के साथ लीग की लड़ाई को इस्लाम और कुफ्र यानी नास्तिकता या गैर इस्लाम के बीच की लड़ाई के रूप में पेश किया गया। मतलब पूरी तरह धार्मिक रंग दे दिया गया राजनीतिक लड़ाई को। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए धर्म का इस्तेमाल किस खतरनाक स्तर तक पहुंच सकता है और ये समाज को कितना पोलराइज कर सकता है। जैसे आजकल भी हम देखते हैं कि कैसे राजनीतिक बहस में धर्म को घसीट लिया जाता है। सही बात है, ये ट्रेंड आज भी दिखता है। तो ये सोर्स मटेरियल जिन्ना के उदाहरण से यही रेखांकित करता है कि कैसे सांप्रदायिक विचारधारा, कम्युनलिज्म का लॉजिक, एक बार अगर आप उसे अपना लेते हैं तो वो आपको एक निश्चित दिशा में अक्सर नीचे की ओर धकेल सकती है, भले ही आपके शुरुआती इरादे कितने ही अलग क्यों न रहे हों। ये एक क्रमिक प्रक्रिया या ग्रेजुअल प्रोसेस थी, एक फिसलन भरी ढलान थी, जैसा हमने उनके सफर के अलग अलग पड़ावों में देखा। नेशनलिस्ट से कम्युनल नेशनलिस्ट, फिर लिबरल कम्युनलिस्ट और अंत में एक्सट्रीम कम्युनलिस्ट तक का सफर, जैसा इस विश्लेषण में दर्शाया गया है, मिला है। ये काफी डिटेल्ड एनालिसिस था इस सोर्स का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस कहानी के और क्या पहलू हो सकते हैं या दूसरे सोर्सेज इस पर क्या रोशनी डालते हैं। ओके, चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अब हिंदू सांप्रदायिकता मतलब हिंदू कम्युनलिज्म, उसकी तरफ देखते हैं। उसकी पॉलिटिकल ट्रेजेक्टरी थोड़ी अलग थी, है ना, अगर मुस्लिम सांप्रदायिकता से कंपेयर करें तो। हाँ बिल्कुल, ये भी उतना ही कॉम्प्लेक्स फिनोमेना रहा है। इसकी भी अपनी परतें हैं जो धीरे धीरे खुलती हैं। हमारे सोर्सेज इशारा करते हैं कि 1920s के दशक में दो मुख्य उदार सांप्रदायिक मतलब लिबरल कम्युनल नेता उभर कर सामने आते हैं। अच्छा, कौन? लाला लाजपत राय और पंडित मदन मोहन मालवीय। अब ये उदार सांप्रदायिक शब्द सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना, मतलब एक तरफ लिबरल, दूसरी तरफ कम्युनल। हाँ बिल्कुल, ये टर्म ही अपने आप में थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है। इसका मतलब क्या है इस कॉन्टेक्स्ट में? सोर्स क्या कहता है? सोर्स के हिसाब से देखें तो इसका मतलब शायद ये है कि ये नेता मुख्य रूप से हिंदू समुदाय के हितों की बात करते थे। उनकी जो चिंताएं थीं, जैसे शिक्षा में, सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन वगैरह वगैरह। लेकिन वो शायद उस वक्त तक उस विभाजनकारी या एक्सट्रीमिस्ट रास्ते पर नहीं गए थे जो बाद में कुछ और नेताओं ने अपनाया।
मतलब वो अभी भी एक मिले जुले समाज और आज़ादी के बड़े लक्ष्य के फ्रेमवर्क में ही काम कर रहे थे। अच्छा, बस उनका जोर हिंदू पर्सपेक्टिव पर ज्यादा था, कह सकते हैं। समझ गया। जैसे लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी, उनकी तो खैर 1928 में ही दुखद मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन में लाठीचार्ज की चोटों की वजह से वो नेशनलिस्ट मूवमेंट के लिए एक बहुत बड़ा लॉस था। बिल्कुल। और पंडित मालवीय जी, बीएचयू के संस्थापक, उनका क्या हुआ? वो तो बहुत सम्मानित नेता थे। हाँ, मालवीय जी बहुत सम्मानित नेता थे, एजुकेशनिस्ट थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सोर्सेज बताते हैं कि 1937 आते आते वो राजनीति में कुछ वैसा ही हाशिए पर महसूस करने लगे थे, जैसी स्थिति कुछ हद तक जिन्ना की भी हुई थी मुस्लिम लीग की राजनीति में बदलाव से पहले। अच्छा, ऐसा क्यों? शायद उन्हें लग रहा था कि गुंठी वाली जो उदार सांप्रदायिक पॉलिटिक्स है वो अब या तो उतनी रेलेवेंट नहीं रही, या फिर राजनीति जिस ज्यादा अग्रेसिव मोड की तरफ जा रही थी वो उसमें सहज नहीं थे। सोर्स के मुताबिक उन्होंने सक्रिय राजनीति से करीब करीब संन्यास लेने का फैसला कर लिया। ओह, हाँ, इसमें उनके स्वास्थ्य कारण भी थे, ये भी सोर्स बताता है, लेकिन शायद पॉलिटिकल डिसइल्यूजनमेंट भी एक फैक्टर रहा होगा। लेकिन जैसा हमने मुस्लिम लीग के केस में देखा था कि एक नेता के पीछे हटने से कोई विचारधारा या आंदोलन खत्म तो नहीं हो जाता, किसी और ने वो जगह भरी होगी फिर। एग्जैक्टली। सोर्स यही कहता है ना कि हिंदू सांप्रदायिकता ने भी आत्महत्या नहीं की, मतलब वो गायब नहीं हुई, नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। बल्कि और ज्यादा उग्र, मतलब एक्सट्रीमिस्ट, या सोर्स के शब्दों में कहें तो फैशिस्ट फेज की ओर बढ़ गई। ये फैशिस्ट शब्द, ये तो बहुत हैवी शब्द है। सोर्स इसे किस सेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या मतलब है इसका? हाँ बिल्कुल, ये शब्द काफी चार्ज्ड है और हिस्टोरियंस में इस पर काफी बहस भी होती है कि क्या इसे भारतीय कॉन्टेक्स्ट में सीधे तौर पर इस्तेमाल करना ठीक है या नहीं। सोर्स यहाँ शायद इसे यूरोपीय फासीवाद जैसे इटली और जर्मनी में जो था उसकी कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स के रेफरेंस में इस्तेमाल कर रहा है। जैसे एक खास समूह, यहाँ हिंदू, उसकी कल्चरल या रेशियल सुपीरियॉरिटी का दावा करना, आक्रामक राष्ट्रवाद जिसे एग्रेसिव नेशनलिज्म कहते हैं, अल्पसंख्यकों माइनॉरिटीज खासकर मुसलमानों के प्रति गहरी दुश्मनी या शत्रुता का भाव, लोकतंत्र और जो लिबरल वैल्यूज हैं उनका विरोध, और एक मजबूत करिश्माई नेता और बेहद अनुशासित कैडर आधारित संगठन पर जोर। सोर्स का तर्क लगता है कि सांप्रदायिकता का अपना एक इंटरनल लॉजिक होता है जो उसे धीरे धीरे ज्यादा कट्टर, ज्यादा इनटॉलरेंट बनाता जाता है। अच्छा, तो मालवीय जी जैसे नेताओं के पीछे हटने से जो खालीपन या वैक्यूम पैदा हुआ उसे दूसरे कहीं ज्यादा उग्र विचारधारा वाले नेताओं और संगठनों ने तेजी से भरा। तो कौन थे ये नए चेहरे, या कौन से संगठन थे जो इस ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट फेज को रिप्रेजेंट कर रहे थे? सोर्सेस में मुख्य रूप से दो नाम उभर कर आते हैं। पहला, हिंदू महासभा। अब ये संगठन तो पहले से था, लेकिन वीडी सावरकर के नेतृत्व में सोर्स के अनुसार इसने फांसीवादी की दिशा में एक निर्णायक मोड़ लिया। वीडी सावरकर? हाँ, उनका नाम तो सुना है, क्रांतिकारी थे, अंडमान जेल में भी रहे। हाँ बिल्कुल, क्रांतिकारी थे। अंडमान की सेल्यूलर जेल में सालों की सजा काटी और बाद में रत्नागिरी में नजरबंद भी रहे। जब वो रिहा हुए तो हिंदू महासभा के प्रमुख नेता बने। और उनकी अपनी सोच इस दौरान काफी, कह सकते हैं, विकसित हो चुकी थी। और दूसरा संगठन कौन सा था? दूसरा और शायद जमीनी स्तर पर ज्यादा प्रभावशाली था आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अच्छा। सोर्स का कहना है कि आरएसएस तो संगठनात्मक रूप से, मतलब ऑर्गेनाइजेशनली, शुरू से ही फांसीवादी तर्ज पर बना था। शुरू से ही? हाँ, सोर्स के मुताबिक, मतलब उसका स्ट्रक्चर, उसकी हायरार्की, उसके सदस्यों की ट्रेनिंग और आइडियोलॉजी, ये सब शुरू से ही उस दिशा में थे। और इस दौर में यानी लेट 1930s और 1940s में आरएसएस महाराष्ट्र के बाहर भी फैलने लगा। उत्तर भारत और देश के दूसरे हिस्सों में तेजी से उसका प्रभाव बढ़ने लगा। अच्छा, सावरकर के विचारों पर वापस आते हैं। इस दौर में उनके मुख्य तर्क क्या थे? सोर्सेज में उनकी बातों का जिक्र है और वो काफी अलार्मिस्ट लगती हैं, मतलब खतरे की घंटी बजाने वाली। हाँ, सोर्स बताता है कि वीडी सावरकर लगातार साल दर साल हिंदुओं को मुसलमानों के कथित प्रभुत्व, मतलब डोमिनेशन या वर्चस्व के खतरों से आगाह करते रहे। जैसे सोर्स कोट करता है कि 1937 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष के तौर पर अपने भाषण में उन्होंने कहा कि मुसलमान हिंदुस्तान में हिंदुत्व और अन्य गैर मुस्लिम वर्गों के माथे पर सेल्फ ह्यूमिलिएशन,
मतलब आत्म अपमान और मुस्लिम प्रभुत्व की मोहर लगाना चाहते हैं। बाप रे। उनका आरोप था कि मुसलमानों का अंतिम लक्ष्य हिंदुओं को उनकी अपनी ही जमीन पर दास, हेलोट्स की स्थिति में लाना है। हेलोट्स, ये शब्द ये तो प्राचीन ग्रीस के स्पार्टा से जुड़ा है ना, जहां हेलोट्स एक तरह के बंधुआ गुलाम होते थे जिनके कोई नागरिक अधिकार नहीं थे। ये शब्द इस्तेमाल करना तो मतलब स्थिति को बहुत ही गंभीर और अपमानजनक दिखाने की कोशिश है। बिल्कुल, ये एक बहुत लोडेड हिस्टोरिकल टर्म है और इसका इस्तेमाल दिखाता है कि सावरकर किस हद तक खतरे का एहसास दिलाना चाहते थे। और ये सिलसिला रुका नहीं। सोर्स बताता है कि अगले ही साल 1938 में उन्होंने कहा कि स्थिति और बिगड़ चुकी है। और बिगड़ गई। हाँ, उन्होंने दावा किया, हम हिंदू पहले से ही अपनी पूरी भूमि में वेरिटेबल हेलोट्स मतलब वास्तविक दास बना दिए गए हैं। सोचिए, 1 साल के अंदर ही वो कह रहे थे कि हिंदू अब संभावित दास नहीं बल्कि वास्तविक दास बन चुके हैं। ओह, ये रेटरिक लगातार एस्केलेट हो रही थी। ये कुछ वैसा ही है जैसे आजकल कभी कभी छोटी सी घटना पर लोग कहने लगते हैं, बस अब तो सब खत्म हो गया, हम लुट गए। एक तरह का हाइपरबोली, लेकिन राजनीतिक तौर पर बहुत असरदार। लेकिन सोर्स ये भी कहता है कि चरम सांप्रदायिकता, एक्सट्रीम कम्युनलिज्म का मुख्य विचारक मतलब आइडियोलॉग और प्रचारक, प्रोपेगेंडिस्ट वो आरएसएस बना। सावरकर तो हिंदू महासभा के नेता थे। आरएसएस की भूमिका इस मामले में ज्यादा सेंट्रल कैसे होगी, क्या वजह रही होगी? हाँ, सोर्स इस मामले में आरएसएस को ज्यादा सेंट्रल रोल देता है। इसकी वजह शायद आरएसएस का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और काम करने का तरीका था। आरएसएस एक कैडर आधारित संगठन था जिसके सदस्य रोज शाखाओं में मिलते थे, शारीरिक और वैचारिक ट्रेनिंग लेते थे। उनका अनुशासन और जमीनी पकड़ ज्यादा मजबूत थी, जबकि हिंदू महासभा ज्यादा पारंपरिक राजनीतिक दल की तरह काम करती थी। और फिर आरएसएस के सर संचालक एमएस गोलवोलकर, जिन्हें गुरुजी भी कहते हैं, उन्होंने 1939 में अपनी किताब वी और आवर नेशनहुड डिफाइंड में आरएसएस के सिद्धांतों को व्यवस्थित रूप दिया, उन्हें कोडिफाई किया। वी? हाँ, इस किताब का जिक्र सुना है। हाँ, ये एक तरह से आरएसएस की विचारधारा का मूल दस्तावेज मानी जाती है। और गोलवोलकर ने इसमें क्या कहा? खासकर 1939 का समय, वो तो बड़ा नाजुक था। वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुका था, भारत की राजनीति में भी बड़ी उथल-पुथल थी। बिल्कुल, इसी माहौल में गोलवोलकर ने घोषणा की, जैसा सोर्स बताता है, कि अगर अल्पसंख्यकों, माइनॉरिटीज, खासकर मुसलमानों की मांगें मानी गईं, तो हिंदू राष्ट्रीय जीवन, हिंदू नेशनल लाइफ के बिखर जाने का खतरा है। बाप रे, मतलब पूरा हिंदू राष्ट्रीय जीवन ही बिखर जाएगा? हाँ, ये डर पैदा करना कि हमारी हजारों साल पुरानी सभ्यता, हमारा राष्ट्र जीवन ही खतरे में पड़ जाएगा, ये उनकी रणनीति का एक अहम हिस्सा था। और सोर्स के हिसाब से गोलवलकर सिर्फ मुसलमानों की मांगों पर ही नहीं बल्कि कांग्रेस के राष्ट्रवादियों, नेशनलिस्ट्स पर भी उतने ही या शायद ज्यादा ही हमलावर थे। ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है। दुश्मन तो अंग्रेज थे, फिर राष्ट्रवादियों पर इतना गुस्सा क्यों? हाँ, ये एक दिलचस्प पॉइंट है और सोर्स इस पर काफी जोर देता है। गोलवलकर ने कांग्रेस के नेताओं पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने राष्ट्रवादियों पर आरोप लगाया कि वे हमारे सबसे कट्टर दुश्मनों, आर्च एनिमीज यानी मुसलमानों को गले लगा रहे हैं और इस तरह हमारे अस्तित्व, वेरी एग्जिस्टेंस को ही खतरे में डाल रहे हैं। क्या मुसलमानों को सबसे कट्टर दुश्मन कहा, अंग्रेजों को नहीं? हाँ, सोर्स यही बताता है। और राष्ट्रवादियों की निंदा इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो एक साझा भारतीय इंडियन पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे। गोलवलकर ने लिखा कि राष्ट्रवादियों की वजह से हिंदू खुद को हमारे पुराने आक्रमणकारियों और दुश्मनों के साथ एक बाहरी नाम भारतीय के तहत वर्गीकृत करने लगे। ओह, तो उन्हें इस भारतीय आइडेंटिटी पर ही आपत्ति थी? बिल्कुल, वो एक विशुद्ध हिंदू पहचान और हिंदू राष्ट्र पर जोर दे रहे थे। उन्हें ये भारतीय पहचान एक तरह से धोखा लगती थी। ये तो बहुत ही विभाजनकारी, डिवाइसिव सोच है। मतलब भारतीय होने को ही नकारना, ये तो नेशनल मूवमेंट की पूरी भावना के खिलाफ जाता है। बिल्कुल, और वो आगे और भी तीखी बातें कहते हैं। सोर्स कोट करता है, हमने खुद को धोखा खाने दिया है, अपने दुश्मनों को अपना दोस्त मान लिया है। यही आज का असली खतरा है। हमारी आत्मविस्मृति, सेल्फ फॉरगेटफुलनेस, हमारे पुराने और कट्टर दुश्मनों को अपना दोस्त मानना। सेल्फ फॉरगेटफुलनेस,
आत्मविस्मृति। हाँ, ये सेल्फ फॉरगेटफुलनेस का कॉन्सेप्ट बहुत की है उनकी सोच में। उनका मानना था कि हिंदू अपनी असली योद्धा पहचान, अपना गौरवशाली अतीत और अपने असली दुश्मनों को भूल गए हैं, और राष्ट्रवादियों ने उन्हें ये भुलाने में मदद की है। ये भाषा बहुत भावनात्मक है, लोगों को झकझोरने वाली है। जैसे आजकल कोई कहे कि तुम अपनी असली ताकत भूल गए हो, तुम्हें बहकाया जा रहा है। ये लोगों के प्राइड और इनसिक्योरिटी दोनों को अपील करता है। और जो गैर हिंदू थे, खासकर मुसलमान और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक, उनके लिए गोलवलकर की क्या सलाह थी? सोर्स में इसका काफी डिटेल जिक्र है उनकी किताब वी से। क्या कहते हैं वो? हाँ, सोर्स वी से एक लंबा पैसेज कोट करता है जो उनकी सोच को बिल्कुल साफ कर देता है। वो गैर हिंदुओं के सामने असल में दो ही रास्ते रखते हैं। दो रास्ते कौन से हैं? पहला रास्ता, हिंदुस्तान में गैर हिंदू लोगों को या तो हिंदू संस्कृति और भाषा अपनानी चाहिए, हिंदू धर्म का सम्मान करना चाहिए और उसे श्रद्धा से देखना सीखना चाहिए। हिंदू जाति और संस्कृति के महिमा मंडन ग्लोरिफिकेशन के अलावा कोई और विचार नहीं रखना चाहिए। बाप रे, ये तो पूरी तरह से एसिमिलेशन की मांग है। मतलब अपनी धार्मिक सांस्कृतिक पहचान मिटा दो और हिंदू बन जाओ, तभी यहां रह सकते हो। ये तो बहुत ज्यादा है। इसेंशियली हाँ, और शर्तें और भी हैं। वो आगे कहते हैं, यानी उन्हें न केवल इस भूमि और इसकी सदियों पुरानी परंपराओं के प्रति इनटॉलरेंस मतलब असहिष्णुता और अनग्रेटफुलनेस मतलब कृतज्ञता का रवैया छोड़ना चाहिए, बल्कि इसके बजाय लव एंड डिवोशन प्रेम और भक्ति का सकारात्मक दृष्टिकोण भी विकसित करना चाहिए। एक शब्द में उन्हें विदेशी फॉरेनर्स बनना बंद कर देना चाहिए। फॉरेनर्स? जो लोग सदियों से यहीं रह रहे हैं, उन्हें विदेशी का? हाँ, सोर्स के मुताबिक उनकी किताब में यही लिखा है। जो लोग सदियों से इसी मिट्टी में रह रहे हैं, यहीं जन्मे हैं, उन्हें वो विदेशी कह रहे थे और ये विदेशीपन छोड़ने की मांग कर रहे थे। ये एक तरह से उनके भारतीय होने पर ही सवाल उठाना था। और अगर वो ऐसा नहीं करते, अगर वो अपनी पहचान बनाए रखना चाहें, तो उनके लिए क्या विकल्प था गोलवलकर के अनुसार? दूसरा रास्ता क्या था? दूसरा विकल्प वो बहुत ही कठोर और अपमानजनक था। गोलवलकर लिखते हैं, या देश में रह सकते हैं पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र के अधीन, होली सबऑर्डिनेटेड, कुछ भी दावा किए बिना, किसी विशेषाधिकार प्रिविलेजेस के हकदार नहीं, किसी भी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि नागरिक अधिकारों सिटीजन्स राइट्स के भी नहीं। क्या सिटीजन्स राइट्स भी नहीं? मतलब कोई अधिकार ही नहीं? हाँ, सोर्स के अनुसार यही उनकी शर्त थी। अगर तुम हिंदू संस्कृति पूरी तरह नहीं अपनाते तो तुम इस देश में रह तो सकते हो, लेकिन बिना किसी अधिकार के सेकेंड क्लास सिटीजन्स बनकर पूरी तरह हिंदू राष्ट्र के अधीन। ये सिटीजनशिप की मॉडर्न डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट के बिल्कुल विपरीत है। ये किसी भी तरह की इक्वालिटी या बराबरी को सिरे से नकारता है। ये तो वाकई चौंकाने वाला है। मतलब या तो अपनी पहचान छोड़ो या बिना अधिकारों के रहो। क्या वो यहीं रुक गए या और भी कुछ कहा? नहीं, सोर्स बताता है कि वो और आगे बढ़ते हैं। उन्होंने लिखा, हम हिंदू एक ही समय में मुसलमानों और अंग्रेजों दोनों के साथ युद्ध में हैं। दोनों के साथ? हाँ, तो संघर्ष सिर्फ अंग्रेजों से नहीं, मुसलमानों से भी था, और शायद ज्यादा बुनियादी संघर्ष मुसलमानों से ही था उनकी नजर में। और फिर वो समकालीन यूरोप का उदाहरण देते हैं जो बहुत सिग्निफिकेंट है। यूरोप का उदाहरण? किसका? उन्होंने इटली मतलब मुसोलिनी के इटली और जर्मनी हिटलर के जर्मनी का जिक्र किया, जहां उनके अनुसार प्राचीन रेस स्पिरिट नस्लीय चेतना फिर से जाग उठी थी। रेस स्पिरिट? हाँ, और इसी तर्ज पर उन्होंने कहा, हमारे साथ भी ऐसा ही है। हमारी रेस स्पिरिट एक बार फिर जाग उठी है और ये जागी हुई रेस स्पिरिट हिंदुओं को अधिकार देती है कि वो मुसलमानों को समाज से बहिष्कृत एक्सकम्युनिकेट कर दें। ओह, ये रेस स्पिरिट की बात करना और जर्मनी और इटली का ओपनली उदाहरण देना, ये तो सोर्स के उस शुरुआती असेसमेंट को बल देता है कि ये विचारधारा फैसिस्ट तत्वों से गहराई से प्रभावित थी। बिल्कुल, सोर्स का इशारा इसी तरफ है। और 1946-47 आते आते जब देश बंटवारे के मुहाने पर खड़ा था, सांप्रदायिक माहौल वैसे ही बहुत बिगड़ा हुआ था, तब कांग्रेस नेताओं खासकर गांधी जी पर हमले और तीखे हो गए होंगे।
हाँ बिल्कुल। सोर्स बताता है कि उस नाजुक दौर में आरएसएस ने कांग्रेस नेताओं पर और भी शातिर विशस हमले किए। सोर्स कहता है कि सच्चे फांसीवादी अंदाज में कांग्रेस नेताओं पर यह भड़काऊ आरोप लगाया गया कि वे हिंदुओं से कह रहे हैं कि मुसलमानों की बर्बरता, ब्रूटैलिटी और अत्याचारों, एट्रोसिटीज के सामने चुपचाप समर्पण, सबमिट मीकली कर दो। और ये भी कि कांग्रेस नेता हिंदू को ये यकीन दिला रहे हैं कि वो इम्बेसिल है, कि उसमें अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपने पैरों पर खड़े होने और लड़ने की कोई भावना, स्पिरिट, कोई दमखम, स्टैमिना नहीं है, और ये सब मुस्लिम खून के रूप में उसमें इंजेक्ट किया जाना है। इंजेक्ट किया जाना है, ये भाषा, ये तो बहुत ही अपमानजनक और जहरीली है। ये तो सीधे सीधे हिंदुओं की मर्दानगी को ललकारने और उन्हें भड़काने की कोशिश लगती है। बिल्कुल, ये भाषा का इस्तेमाल बहुत कैलकुलेटेड था। और गांधी जी जो उस वक्त हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे थे, नोआखाली से लेकर कलकत्ता तक घूम रहे थे, उन पर तो सीधा निशाना साधा गया होगा। हाँ, गांधी जी उनके निशाने पर सबसे ऊपर थे। सोर्स बताता है कि 1947 में आरएसएस के प्रकाशनों में गांधी जी की ओर इशारा करते हुए कहा गया, जिन्होंने घोषणा की हिंदू मुस्लिम एकता के बिना कोई स्वराज नहीं, उन्होंने इस प्रकार हमारे समाज के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात, ग्रेटेस्ट ट्रीजन किया है। ट्रीजन? देशद्रोह? हाँ, ग्रेटेस्ट ट्रीजन। और आगे कहा गया, उन्होंने एक महान और प्राचीन लोगों की जीवन आत्मा, लाइफ स्पिरिट को मारने का सबसे जघन्य पाप, हेनस सिन किया है। सोचिए, जो व्यक्ति एकता की बात कर रहा है उसे सबसे बड़ा गद्दार और महापापी बताया जा रहा है। ओह गॉड। और सोर्स ये भी बताता है कि आरएसएस ने गांधी जी पर ये आरोप भी लगाया कि वो कहते हैं हिंदू मुस्लिम एकता के बिना कोई स्वराज नहीं है, और इस एकता को प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका ये है कि सभी हिंदू मुसलमान बन जाएं। क्या गांधी जी ने ऐसा कहा? ये तो बिल्कुल झूठा आरोप लगता है। जाहिर है गांधी जी ने ऐसी बात कभी नहीं कही थी। ये उनके विचारों को पूरी तरह डिस्टॉर्ट करने, तोड़ने मरोड़ने का एक क्लासिक प्रोपेगेंडा टैक्टिक था, ताकि लोगों को उनके खिलाफ भड़काया जा सके। और इसी सब के साथ वो नारे भी थे जिनका सोर्स जिक्र करता है, हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू आस्था खतरे में है, हिंदू संस्कृति खतरे में है। ये खतरे में है, इन डेंजर वाली रिटोरिक, ये तो आज भी सुनाई देती है अलग अलग शक्लों में। बिल्कुल। कभी भाषा को लेकर, कभी त्योहारों को लेकर, कभी किसी इलाके की डेमोग्राफी बदलने को लेकर ये डर जताया जाता है। ये पैटर्न तो बिल्कुल वैसा ही लगता है। बिल्कुल, ये खतरे में है वाली रेट्रिक सांप्रदायिक राजनीति का एक आजमाया हुआ नुस्खा है, एक क्लासिक टूल है कह सकते हैं। अपने समुदाय के मन में एक डर बिठा देना कि हमारी पहचान, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति बाहरी ताकतों या दूसरों की वजह से खतरे में है। ये डर लोगों को लामबंद, मोबिलाइज करने में मदद करता है, उन्हें एकजुट करता है, लेकिन साथ ही ये दूसरे समुदाय के प्रति शक, नफरत और हिंसा का माहौल भी बनाता है। ये एक तरह का इमोशनल मैनिपुलेशन है जो अक्सर बहुत कारगर साबित होता है। तो इस डर, नफरत और विभाजन के अभियान का नतीजा क्या निकला? सोर्स इसे कड़वी फसल, बिटर हार्वेस्ट कहता है, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों तरफ के सांप्रदायिकों ने मिलकर बोई थी, खासकर 1937 के बाद जब ये लड़ाई ज्यादा तीखी होगी। कैसी थी ये फसल? ये फसल इंसानी त्रासदी के रूप में सामने आई, बेहद भयानक, बेहद दर्दनाक। सोर्स कुछ दिल दहलाने वाले उदाहरण देता है। अगस्त 1940 के कलकत्ता दंगे, जिन्हें ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स कहा जाता है, सिर्फ 5 दिनों के अंदर 5000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 5000 लोग 5 दिन में, एक शहर में। सोचिए, ये किसी जंग से कम नहीं था। फिर बंगाल के नोआखाली में, जो अब बांग्लादेश में है, हिंदुओं का भयानक कत्लेआम, बुचरी हुई। इसकी प्रतिक्रिया में बिहार में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। फिर आया बंटवारे का दौर 1947 में। पंजाब और बंगाल में जो दंगे हुए, उनमें जो नरसंहार, जो कार्नेज हुआ, लाखों लोग मारे गए, करोड़ों लोग बेघर हुए। इतिहास का वो शायद सबसे भयानक दौर था। और इस नफरत की राजनीति का क्लाइमैक्स था महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को। नाथूराम गोडसे नामक एक सांप्रदायिक कट्टरपंथी कम्युनल फैनेटिक के हाथों, जिसके तार हिंदू महासभा और आरएसएस दोनों से जुड़े बताए जाते हैं सोर्स के अनुसार। सोर्स एक और दिलचस्प बात कहता है कि शायद इस पूरी त्रासदी की सबसे भारी कीमत उन मुसलमानों ने चुकाई जो पाकिस्तान चले गए या वहीं रह गए। ये बात थोड़ी हैरान करती है, क्योंकि पाकिस्तान तो बना ही मुसलमानों के नाम पर था। यहाँ जिन्ना के बंटवारे के बाद के रुख का जिक्र भी आता है की कोशिश की। शायद वो उदार सांप्रदायिकता, लिबरल कम्युनलिज्म,
या शायद एक तरह की धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म की तरफ लौटना चाहते थे। अच्छा। हाँ, वो सोर्स उनके 11 अगस्त 1947 के भाषण का हवाला देता है जो उन्होंने पाकिस्तान की संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष के तौर पर दिया था। उस भाषण में उन्होंने कहा, आप आज़ाद हैं, आप अपने मंदिरों में जाने के लिए आज़ाद हैं, आप अपनी मस्जिदों में जाने के लिए आज़ाद हैं, या पाकिस्तान के इस राज्य में किसी भी अन्य पूजा स्थल पर जाने के लिए आज़ाद हैं। आप किसी भी धर्म या जाति या पंथ के हो सकते हैं, इसका राज्य के कामकाज, बिजनेस ऑफ द स्टेट से कोई लेना देना नहीं है। हम इस मौलिक सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल के साथ शुरुआत कर रहे हैं कि हम सभी एक राज्य के नागरिक और समान नागरिक, इक्वल सिटीजन्स हैं। ये तो बिल्कुल एक सेक्युलर स्टेट का विजन लगता है। जिन्ना से ये उम्मीद नहीं थी, मतलब जो उन्होंने पहले कहा उसके बाद। हाँ, और वो आगे और भी स्पष्ट करते हैं। अब मुझे लगता है कि हमें इसे अपने आदर्श, आइडियल के रूप में सामने रखना चाहिए, और आप पाएंगे कि समय के साथ हिंदू हिंदू नहीं रहेंगे और मुसलमान मुसलमान नहीं रहेंगे, धार्मिक अर्थों में नहीं, क्योंकि वह प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत विश्वास है, पर्सनल फेथ है, बल्कि राज्य के नागरिकों के रूप में, राजनीतिक अर्थों, पॉलिटिकल सेंस में। वाह, ये तो बहुत ही सुलझावा सेक्युलर बयान था। लेकिन सोर्स कहता है कि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। द मिल्क हैड बीन स्पिल्ड। क्यों? जिन्ना तो अब पाकिस्तान के निर्माता थे, कायदे आजम थे, उनकी बात का वजन क्यों नहीं हुआ? सोर्स का विश्लेषण ये है कि जिन्ना ने मुस्लिम समुदाय को एकजुट करने और पाकिस्तान बनाने के लिए सांप्रदायिकता के जिस राक्षस, जिस मॉन्स्टर को खुद जगाया था, वो अब उनके अपने काबू से बाहर हो चुका था। ओह, जिस नफरत और विभाजन के बीज उन्होंने या मुस्लिम लीग ने बोए थे, उसकी फसल इतनी जहरीली हो चुकी थी कि अब उसे वापस समेटना नामुमकिन था। सोर्स कहता है कि इस राक्षस ने न केवल भारत को बांटा, बल्कि समय के साथ जिन्ना के अपने पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट को ही निगल लिया। अच्छा। नतीजा ये हुआ कि इसने पाकिस्तान के मुसलमानों को शायद उतना नुकसान पहुंचाया जितना कोई सेक्युलर आलोचक भी उस वक्त सोच नहीं सकता था। ये वाकई वैसा ही है जैसे टूथपेस्ट को एक बार ट्यूब से पूरा निकाल दो तो उसे वापस अंदर नहीं डाल सकते। कम्युनलिज्म का जीनी एक बार बॉटल से बाहर आ जाए तो उसे वापस बंद करना लगभग असंभव हो जाता है। बात तो सही है। पाकिस्तान का बाद का इतिहास, चाहे वो पूर्वी पाकिस्तान का अलग होकर बांग्लादेश बनना हो, या वहां धार्मिक अल्पसंख्यकों की लगातार बिगड़ती हालत हो, या फिर धार्मिक कट्टरपंथ, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का बढ़ता प्रभाव हो, ये सब शायद उसी शुरुआती कड़वी फसल के नतीजे हैं, ऐसा सोर्स का मानना है। और इसके विपरीत भारत ने कौन सा रास्ता चुना? यहाँ क्या हुआ बंटवारे और इतनी हिंसा के बाद? सॉस ये रेखांकित करता है कि पाकिस्तान बनने और 1947 के भयानक सांप्रदायिक नरसंहार के बावजूद राष्ट्रवादी भारत, नेशनलिस्ट इंडिया, यानी नेहरू, पटेल, अंबेडकर, मौलाना आजाद जैसे नेताओं के नेतृत्व वाला भारत एक धर्मनिरपेक्ष संविधान, एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने और मोटे तौर पर एक धर्मनिरपेक्ष राजव्यवस्था, एक सेक्युलर पॉलिटी कायम करने में सफल रहा। सॉस मानता है कि इसमें कमजोरियां रही हैं, आज भी चुनौतियां हैं, सांप्रदायिक तनाव और दंगे भी हुए हैं, लेकिन फंडामेंटली भारत ने संवैधानिक और सैद्धांतिक, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड थ्योरेटिकल तौर पर धर्मनिरपेक्षता का रास्ता चुना जो पाकिस्तान से अलग था। तो इस पूरी कहानी का, इस पूरे विश्लेषण का सार क्या है, निचोड़ क्या है? सोर्स इसे एक लाइन में समेटता है। बिल्कुल, सोर्स का अंतिम निष्कर्ष बहुत सीधा और गहरा है। विचारधाराओं के परिणाम होते हैं, आइडियोलॉजीज हैव कॉन्सिक्वेंसेस। आइडियोलॉजीज हैव कॉन्सिक्वेंस। हाँ, यानी हम जो सोचते हैं, जिन विचारों को मानते हैं और फैलाते हैं, उनका असल दुनिया में लोगों की जिंदगियों पर सीधा और ठोस असर पड़ता है। और ये असर अक्सर उन विचारों को फैलाने वालों की उम्मीदों या इरादों से कहीं ज्यादा बड़ा, कहीं ज्यादा विनाशकारी और बेकाबू हो सकता है। सही बात है। एक बार नफरत और विभाजन के विचार समाज में गहरे बैठ जाएं, तो वो अपनी एक अलग जिंदगी जीने लगते हैं और उन्हें काबू करना मुश्किल हो जाता है। आज के डिजिटल युग में जहां इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन जंगल की आग की तरह फैलती है, ये सबक शायद और भी ज्यादा रेलेवेंट है। कौन सा विचार हम अपना रहे हैं, कौन सा फैला रहे हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत दूर तक जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स मूव आवर डिस्कशन फॉरवर्ड। तो पिछले हिस्से में हमने देखा कि कैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कई अलग अलग धाराएं थीं, अलग अलग सोच थी। जी हाँ। लेकिन एक मुद्दा जो लगातार, मतलब एक परछाई की तरह साथ चलता रहा, वो था सांप्रदायिकता का, यानी कम्युनलिज्म का। बिल्कुल।
ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और दुखद पहलू रहा है हमारी आज़ादी की लड़ाई का। हाँ, और आज हम इसी में जरा और गहराई से उतर रहे हैं, खासकर उस क्रूशल दौर में जब पार्टीशन की बातें हवा में तैरने लगी थी, बल्कि कहना चाहिए कि तेज हो रही थी। बिल्कुल, वो लेट 1930s और 40s का दौर। हमारे हाथ में है बिपिन चंद्रा की किताब इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के कुछ अंश, और आज की हमारी इस चर्चा का मिशन है ये समझना कि क्या वाकई पार्टीशन को टाला जा सकता था? ये सवाल आज भी पूछा जाता है। हाँ, क्या जिन्ना को मनाकर या जैसे वो 1937 में यूपी में कुछ अलग फैसले लेकर इतिहास का रुख बदला जा सकता था, या हालात ही ऐसे बन गए थे कि बंटवारा होना तय था? इसी गुत्थी को आज हम सोर्स मटेरियल की मदद से सुलझाने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, और ये सवाल सिर्फ इतिहासकारों के बीच ही नहीं है, जैसा आपने कहा, आम लोगों के मन में भी अक्सर आता है। हाँ बिल्कुल। खासकर वो 1937 वाला यूपी का किस्सा, कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ कोएलिशन सरकार ना बनाना। हाँ, वो बहुत कॉमन आर्ग्यूमेंट है। इसे अक्सर एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी माना जाता है, एक ऐसा पल जहां से शायद रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए। हाँ, कि बस यहीं चूक हो गई। लेकिन सोर्स मटेरियल हमें इस आम धारणा को चैलेंज करने को कहता है। क्या ये वाकई सिर्फ 2 मंत्री पद देने या ना देने का मामला था? या इसके पीछे कुछ और था? हाँ, या इसके पीछे विचारधारा, जमीनी राजनीति और उस वक्त के समाज की कहीं ज्यादा गहरी परतें थीं। आज इसी पर बात करेंगे। जो तथ्य और विश्लेषण हमारे पास बिपिन चंद्रा की किताब से हैं, उनके आधार पर। वाली बात तो बहुत सुनने में आती है, मतलब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेके ड्राइंग रूम बहसों तक ये तर्क खूब चलता है जी, कि अगर कांग्रेस थोड़ी फ्लेक्सिबल होती, यूपी में लीग के 2 नेताओं को मंत्री बना लेती, जिन्ना को थोड़ा अकोमोडेट कर लेती, तो शायद वो इतने नाराज ना होते हाँ, कि वो अलग थलग महसूस ना करते। और सेपरेटिज्म की तरफ ना जाते। हाँ। कहते हैं कि कांग्रेस के इसी रीबफ ने, इसी इनकार ने उन्हें कड़वा बना दिया और पाकिस्तान की मांग मजबूत हुई। लेकिन सोर्स मटेरियल यहाँ एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करता है। कितना दम है इस आम धारणा में? देखिए, सोर्स इस इंटरप्रिटेशन को कई वजहों से चुनौती देता है। पहली और सबसे अहम बात, ये तर्क इस बुनियादी तथ्य को नजरअंदाज करता है कि जिन्ना इस कथित रीबफ से पहले ही एक फुल फ्लेज्ड लिबरल कम्युनलिस्ट बन चुके थे। लिबरल कम्युनलिस्ट, ये टर्म थोड़ा समझाएंगे? हाँ, देखिए, इसका मतलब है वो नेता जो मानते थे कि अलग-अलग धार्मिक समुदायों के राजनीतिक और आर्थिक हित अलग-अलग हैं, और इसलिए उन्हें राजनीति में विशेष रियायतें मिलनी चाहिए, सेफगार्ड्स मिलने चाहिए, या अलग प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अच्छा, ये उस वक्त सीधे तौर पर अलग देश की मांग नहीं थी शायद, लेकिन ये उस सोच की बुनियाद थी कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग राजनीतिक इकाइयां हैं। तो मतलब वो पहले से ही इस सोच पर चल रहे थे? जी, तो ऐसा नहीं था कि जिन्ना पूरी तरह सेक्युलर थे और यूपी की घटना के बाद अचानक रातों रात बदल गए। उनकी अपनी एक विचारधारा पहले से मौजूद थी। अच्छा, ये लिबरल कम्युनलिस्ट वाली बात महत्वपूर्ण है। मतलब वो पहले से ही उस रास्ते पर थे, भले ही मंजिल तब पाकिस्तान न हो। बिल्कुल। तो फिर ये बातचीत की कोशिशें क्यों हुई? क्या कांग्रेस ने उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की? बिल्कुल कोशिश हुई, और जोरदार कोशिश हुई। सोर्स बताता है कि दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के टॉप नेताओं ने, गांधी जी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, इन सब ने 1937 से 1939 के बीच जिन्ना से लगातार बातचीत करने की कोशिश की। अच्छा, हाँ, उन्हें मनाने की, एक साझा जमीन तलाशने की पूरी कोशिश की। दर्जनों चिट्ठियां लिखी गईं, कई मुलाकातें हुईं। कांग्रेस ये समझ रही थी कि आजादी की लड़ाई के लिए एकजुटता जरूरी है। अगर कोशिश हुई थी तो फिर बात क्यों नहीं बनी? आखिर जिन्ना मांग क्या रहे थे? ऐसा क्या था जो कांग्रेस दे नहीं सकती थी? कोई तो कॉन्क्रीट डिमांड्स होंगी ना? यही पर असली पेच है, और ये बात सोर्स बहुत जोर देकर कहता है। जिन्ना उस वक्त तक सांप्रदायिकता के तर्क में, मतलब लॉजिक ऑफ कम्युनलिज्म में इतने गहरे उतर चुके थे कि उनके पास ऐसी कोई कॉन्क्रीट रैशनल मांगे बची ही नहीं थी। मतलब कोई मांगे ही नहीं थी? नहीं, ऐसी मांगे नहीं थीं जिन्हें टेबल पर रखकर उन पर बहस हो सके, लेन देन हो सके। ये कुछ ऐसा है जैसे घर में कोई नाराज सदस्य हो और आप पूछें कि भाई बताओ क्या चाहिए, क्या करेंगे तुम खुश हो जाओ, और वो कहे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम लोग सब गलत हो। हाँ हाँ, समझ रही हूँ। नतीजा ये हुआ, और ये याद रखना बहुत जरूरी है, कि जिन्ना ने कांग्रेस नेताओं को ये बताने से ही साफ इनकार कर दिया कि उनकी असल मांगे क्या हैं। मतलब वो क्या चाहते हैं जिसे मान लेने पर वो संतुष्ट हो जाएंगे और साम्राज्यवाद, इंपीरियलिस्ट के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस का साथ देंगे। अरे, मतलब वो बात करने को तैयार थे, पर ये बताने को नहीं कि बात किस चीज पर करनी है। ये तो बड़ी अजीब स्थिति है, जैसे कोई कहे कि चलो मसला सुलझाते हैं, पर ये ना बताए कि मसला है क्या। बिल्कुल। तो फिर बातचीत आगे कैसे बढ़ती? बिल्कुल नहीं बढ़ सकती थी।
बल्कि उन्होंने बातचीत शुरू करने के लिए ही एक ऐसी शर्त रख दी जो किसी भी राष्ट्रवादी संगठन, खासकर कांग्रेस के लिए मानना नामुमकिन था। क्या शर्त थी वो? शर्त ये थी कि कांग्रेस पहले अपने बुनियादी धर्मनिरपेक्ष चरित्र, अपने सेकुलर कैरेक्टर को तिलांजलि दे। क्या? हाँ, खुद को आधिकारिक तौर पर एक हिंदू सांप्रदायिक संस्था घोषित करे और ये मान ले कि मुस्लिम लीग ही भारत के सभी मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि, सोल रिप्रेजेंटेटिव है। बाप रे, ये तो आत्मघाती शर्त हुई। मतलब कांग्रेस अपनी पूरी पहचान, अपना पूरा इतिहास ही मिटा दे। बिल्कुल। ये तो ऐसा हुआ जैसे आप अपने किसी दोस्त से कहें कि यार दोस्ती करनी है तो पहले तुम अपना नाम बदल लो, अपना धर्म बदल लो, अपने सारे पुराने दोस्तों और सिद्धांतों को छोड़ दो। हाँ, और ये भी मान लो कि तुम्हारे परिवार में तुम्हारी कोई आवाज नहीं, सिर्फ मैं ही बोलूंगा तुम्हारे बेहाफ पे। हाँ, कांग्रेस जो बनी ही थी सभी भारतीयों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी के मंच के तौर पर, वो ये कैसे मान सकती थी? असंभव था। जैसा कि राजेंद्र प्रसाद ने उस वक्त लिखा भी था, कांग्रेस के लिए ये मानना कि वो एक हिंदू संस्था है, अपने अतीत को नकारना, अपने इतिहास को झुटलाना और अपने भविष्य के साथ विश्वासघात करना होता। सही बात है। सोचिए, उन हजारों लाखों मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यकों का क्या होता जो कांग्रेस के सदस्य थे, उसके नेता थे, जो कंधे से कंधा मिला के लड़ रहे थे। बिल्कुल। खान अब्दुल गफार खान, मौलाना आजाद जैसे नेताओं का क्या होता? ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी के साथ धोखा नहीं होता, यह असल में पूरे भारतीय राष्ट्र और उसके भविष्य के साथ धोखा होता। सोर्स का तर्क है कि अगर कांग्रेस जिन्ना की यह मांग मान लेती और उन्हें मना लेती तो शायद हम आजाद तो होते, लेकिन शायद पाकिस्तान के हिंदू संस्करण या एक फासीवादी हिंदू राज्य में जी रहे होते, जहां अल्पसंख्यकों के कोई अधिकार न होते। तो मतलब कोई गंभीर बातचीत शुरू ही नहीं हो सकी? नहीं हो सकी, क्योंकि बुनियाद ही गलत और अस्वीकार्य मांगी जा रही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन्ना का रवैया किसी व्यक्तिगत नाराजगी या यूपी के मंत्री पद ना मिलने की प्रतिक्रिया से कहीं ज्यादा उनकी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और स्ट्रेटजी का हिस्सा था। हाँ, सोर्सेस की तरफ इशारा करता है। वो अपनी विचारधारा और राजनीति के आंतरिक तर्क, इंटरनल लॉजिक के हिसाब से चल रहे थे। ये कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं था, बल्कि एक गहरी वैचारिक लड़ाई थी। लेकिन ये रवैया भी कि बिना ठोस मांग रखे सिर्फ विरोध करना और असंभव शर्तें रखना ज्यादा दिन नहीं चल सकता था। राजनीति में आपको कुछ तो कॉन्क्रीट देना पड़ता है। हाँ, कब तक चलता? तो पाकिस्तान की तरफ बढ़ना तब एक तरह से अनिवार्य, इनएविटेबल सा हो गया। हाँ। क्योंकि सांप्रदायिक विचारधारा के कार्यक्रम का सिर्फ अलगाववाद, सेपरेटिज्म वाला हिस्सा ही बचा था जो पूरा नहीं हुआ था। बाकी रियायतें तो अंग्रेज धीरे धीरे दे ही रहे थे। अच्छा। दूसरा रास्ता था कि वो सांप्रदायिक राजनीति को ही छोड़ देते, जो उनके और लीग के लिए संभव नहीं था, क्योंकि वही उनकी राजनीति का आधार था। हाँ, वो कैसे छोड़ते? और इसीलिए जिन्ना और मुस्लिम लीग ने 1940 की शुरुआत में लाहौर रेजोल्यूशन के जरिए वो आखिरी कदम उठाया। उन्होंने टू नेशन थ्योरी पेश की कि हिंदू और मुसलमान दो अलग राष्ट्र, सेपरेट नेशंस हैं, जिनके अलग अलग घर, सेपरेट होमलैंड्स यानी अलग देश होने चाहिए, और पाकिस्तान की मांग औपचारिक रूप से सामने रख दी। ये तो हुई मुस्लिम लीग और जिन्ना की बात, लेकिन सांप्रदायिकता तो एक तरफा नहीं होती। क्या इसी दौरान हिंदू सांप्रदायिकता भी जोर पकड़ रही थी? उनका क्या नजरिया था? वो क्या कर रहे थे? बिल्कुल, वो चुप नहीं बैठे थे। सोर्सेस बताता है कि हिंदू सांप्रदायिकता भी उसी तर्क पर आगे बढ़ रही थी, बस उसका रूप थोड़ा अलग था। अच्छा, कैसे? उनका अलगाववाद ये मांग नहीं कर सकता था कि भारत का एक हिस्सा काटकर हिंदुस्तान बना दिया जाए। ऐसा करना तो सीधे सीधे मुस्लिम लीग के टू नेशन थियरी को ही मानना होता, उनके हाथों में खेलना होता। हाँ, ये तो उन्हीं की बात मान लेना होता। तो इसलिए हिंदू महासभा और आरएसएस जैसे संगठनों ने तेजी से ये कहना शुरू कर दिया कि भारत भूमि केवल हिंदुओं की है, यहां रहने वाले केवल हिंदू ही राष्ट्र हैं। ओह। और मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों को या तो भारत से निकाल दिया जाना चाहिए या फिर उन्हें हिंदुओं के अधीन दोयम दर्जे के नागरिक, सेकंड क्लास सिटीजन्स बनकर रहना चाहिए, बिना किसी खास अधिकार के। ये तो बहुत ही खतरनाक सोच है। जी, ये सोच कुछ वैसी ही है जैसी आजकल भी कुछ अतिवादी समूह रखते हैं कि फलाना ग्रुप असली भारतीय नहीं है, उन्हें देश छोड़ देना चाहिए या उन्हें कोई अधिकार नहीं मिलने चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि कैसे दोनों तरफ की एक्सट्रीम कम्युनलिज्म एक दूसरे को आईना दिखा रही थी, एक दूसरे को मजबूत कर रही थी और देश को विभाजन की तरफ धकेल रही थी। जिन्ना की इन शर्तों और दोनों तरफ की बढ़ती कम्युनलिज्म को देखते हुए अब वो 1937 का यूपी वाला किस्सा और ज्यादा मायने रखता है। अक्सर कहा जाता है कि बस 2 मंत्री पद ही तो देने थे लीग को, क्या पता बात बन जाती। हाँ, ये आर्ग्यूमेंट बार बार आता है।
लेकिन सोर्स मटेरियल इसे सिर्फ 2 सीटों का मामला मानने से इनकार करता है। क्या सच में ये इतनी छोटी सी बात थी या इसके पीछे और भी गहरे सैद्धांतिक और व्यवहारिक कारण थे? जैसे कभी-कभी लगता है कि परिवार में झगड़ा सिर्फ चाय के कप पर हुआ, पर असल में उसके पीछे सालों की कड़वाहट छुपी होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। सोर्स बताता है कि ये सिर्फ 2 सीटों की बंदरबाट का मामला कतई नहीं था। इसके पीछे गहरे सैद्धांतिक, आइडियोलॉजिकल और व्यवहारिक प्रैक्टिकल मतभेद थे। अच्छा, क्या थे वो? पहली बात, जिन्ना और मुस्लिम लीग नेतृत्व बुनियादी तौर पर जन राजनीति, मास पॉलिटिक्स के सख्त खिलाफ थे। उन्हें लगता था कि राजनीति कुछ चुनिंदा, पढ़े लिखे, संभ्रांत, एलीट लोगों का काम है। मतलब आम जनता की भागीदारी उन्हें पसंद नहीं थी। बिल्कुल नहीं। सड़कों पर उतरकर नारे लगाना, जुलूस निकालना, हड़तालें करना, ये सब उन्हें गवारों का काम लगता था। उनके साथ गठबंधन करने का मतलब होता कांग्रेस के लिए अपने मास मूवमेंट के तरीके से पीछे हटना। हाँ, जिससे कांग्रेस को इतनी ताकत मिली थी। बिल्कुल, और वापस पुरानी सीमित संवैधानिक राजनीति, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स की ओर लौटना, जिसमें जनता की सीधी भागीदारी बहुत कम होती। कांग्रेस, जिसने अभी अभी सविनय अवज्ञा और असहयोग जैसे बड़े जन आंदोलन चलाए थे, वो भला पीछे कैसे हटती? ये तो अपनी ताकत को ही कमजोर करना होता। सही बात है। और दूसरी बात क्या थी विचारधारा के अलावा? दूसरी अहम बात ये थी कि मंत्री पद की ये बातचीत शुरू होने या टूटने से बहुत पहले ही जिन्ना सार्वजनिक तौर पर मुसलमानों को भारत में एक अलग तीसरा पक्ष, अ डिस्टिंक्ट थर्ड पार्टी, घोषित कर चुके थे। तीसरा पक्ष मतलब? यानी ब्रिटिश साम्राज्यवाद और कांग्रेस द्वारा प्रतिनिधित्व किए जा रहे भारतीय राष्ट्रवाद से अलग एक तीसरी ताकत। जब आप खुद को खेल का हिस्सा ही नहीं मान रहे, बल्कि एक अलग टीम या कहें रेफरी मान रहे हैं, तो फिर उसी खेल के नियमों के तहत आप गठबंधन कैसे कर सकते हैं? ओह, मतलब वो पहले ही खुद को एक अलग इकाई मान चुके थे। हाँ, कांग्रेस को सिर्फ हिंदुओं के पार्टी के तौर पर देख रहे थे। बातचीत या गठबंधन तो तब होता है ना जब दोनों पार्टियां कम से कम एक कॉमन गोल, एक कॉमन मैदान पर खेलने को तैयार हो। हाँ, बिल्कुल। जैसा कि मशहूर इतिहासकार एस गोपाल ने लिखा है, और सोर्स उन्हें कोट करता, लीग के साथ किसी भी गठबंधन का मतलब होता कि कांग्रेस एक हिंदू रुझान, एक हिंदू ओरिएंटेशन स्वीकार कर रही है। अच्छा, और सभी भारतीयों के लिए बोलने के अपने दावे, अपने क्लेम को छोड़ रही है। ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। जी, और ये उन हजारों राष्ट्रवादी मुसलमानों, नेशनलिस्ट मुस्लिम्स के साथ भी बहुत बड़ा विश्वासघात होता, जो कांग्रेस के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद, सेकुलर नेशनलिज्म के झंडे तले मजबूती से खड़े थे, जो आजादी की लड़ाई में कुर्बानियां दे रहे थे। बिल्कुल। सोचिए, मौलाना आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, रफ़ी अहमद किदवई जैसे अनगिनत नेताओं को कैसा लगता? ये तो ऐसा होता जैसे आप अपने ही घर के एक हिस्से को पराया कर दें, अपने ही साथियों की पीठ में छुरा घोंप दें। हाँ, ये तो हो ही नहीं सकता था। और क्या वजह थी? क्या सिर्फ विचारधारा और प्रतिनिधित्व की बात थी या कुछ जमीनी मुद्दे, पॉलिसीज को लेकर भी टकराव था? बिल्कुल था, और ये बहुत महत्वपूर्ण वजह थी। कांग्रेस ने अपने फैजपुर सेशन में 1936 में एक काफी रैडिकल कृषि कार्यक्रम, रैडिकल अग्रेरियन प्रोग्राम अपनाया था। हाँ, सुना है उसके बारे में। और यूपी में बनने वाली कांग्रेस सरकार उसे लागू करने के लिए प्रतिबद्ध थी। इस कार्यक्रम में जमींदारी प्रथा को खत्म करना, एबोल्यूशन ऑफ लैंडलॉर्डिज्म, किसानों पर ब्याज का बोझ कम करना, उनके कर्ज माफ करना जैसी बातें शामिल थी। ये तो किसानों के हक की बात थी। जी। अब दूसरी तरफ देखिए, यूपी में मुस्लिम लीग का नेतृत्व काफी हद तक जमींदार वर्ग, लैंडलॉर्ड क्लास के हाथों में था, और वो जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए उतनी ही प्रतिबद्ध थी। ओह, तो यहाँ सीधा टकराव था। बिल्कुल। जाहिर है, अगर सरकार में लीग के प्रतिनिधि होते तो वो कांग्रेस के इस किसान समर्थक एजेंडे का हर कदम पर विरोध करते। किसानों के हक में कोई भी कानून पास होना लगभग नामुमकिन हो जाता। हाँ, ये तो हितों का सीधा टकराव, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। जैसे किसी कॉलेज की स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन में एक ग्रुप कहे कि हम कैंटीन के दाम कम करवाएंगे, लाइब्रेरी 24 घंटे खुलवाएंगे, हाँ हाँ, और दूसरा ग्रुप हो जिसके नेता कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर और लाइब्रेरियन के रिश्तेदार हों, तो वो साथ मिलकर सरकार कैसे चला सकते हैं? एक जो करना चाहेगा दूसरा उसे रोकेगा। एकदम सही उदाहरण। बिल्कुल यही स्थिति थी। असल में सोर्स ये भी बताता है कि उस समय यूपी कांग्रेस के अंदर जो लेफ्ट लीनिंग ग्रुप्स थे, जैसे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सीएसपी और कम्युनिस्ट, वो इस संभावित गठबंधन के सख्त खिलाफ थे। अच्छा, पार्टी के अंदर से भी विरोध था। हाँ, उन्होंने नेहरू और बाकी नेताओं पर दबाव डाला था कि लीग के साथ कोई समझौता ना किया जाए, और यहां तक धमकी दी थी कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वे पार्टी के अंदर और बाहर इस मुद्दे पर सार्वजनिक अभियान छेड़ देंगे। अरे वाह!
तो ये फैसला सिर्फ ऊपर के नेताओं का नहीं था, पार्टी के अंदर के डायनामिक्स और विचारधारा का भी नतीजा था। ये बात तो अक्सर चर्चा में नहीं आती, लगता है जैसे बस 2-3 नेताओं ने तय कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं था। और एक और बेहद चौंकाने वाली बल्कि चिंताजनक बात सोर्स सामने लाता है। क्या? यूपी में कांग्रेस मंत्रालय के गठन के लिए ये कोएलिशन वाली बातचीत ठीक से शुरू होने से पहले ही मई 1937 में यूपी विधानसभा के कुछ उपचुनाव बाय इलेक्शंस हुए थे। हाँ, उन चुनावों में कांग्रेस उम्मीदवारों के खिलाफ अपने प्रचार में मुस्लिम लीग ने खुलकर इस्लाम खतरे में है, इस्लाम इन डेंजर का नारा इस्तेमाल किया था। क्या बात कर रहे हैं? कोलिशन की बात से पहले ही? जी हाँ, खुद जिन्ना ने वोटरों से अल्लाह और कुरान के नाम पर लीग को वोट देने की अपील जारी की थी। वाओ, मतलब कोलिशन की बात बिगड़ने या बनने से पहले ही वो पूरी तरह कम्युनल कार्ड खेल रहे थे। एग्जैक्टली। फिर ये तर्क कैसे टिकता है कि कोलिशन ना बनने की वजह से वो और ज्यादा कम्युनल या सेपरेटिस्ट हो गए? ऐसा लगता है कि वो तो पहले से ही उस रास्ते पर चल पड़े थे। कोलिशन बस एक बहाना बन सकता था, या नहीं बना तो भी वो उसी रास्ते पर चलते। एग्जैक्टली। सोल्स का निचोड़ यही है। तो ये कहना कि कोई नेता या पार्टी सिर्फ इसलिए कट्टर सांप्रदायिक और अलगाववादी बन गई क्योंकि उसकी पार्टी को एक प्रांतीय मंत्रालय में 2 सीटें नहीं दी गईं, हाँ, ये शायद इतिहास और राजनीति की गहरी सामाजिक, आर्थिक और वैचारिक जड़ों को न समझकर उसे महज एक व्यक्तिगत नाराजगी या सनक, इंडिविजुअल विम और पीक का खेल समझ लेना है। जैसे कहें कि महाभारत का युद्ध सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि द्रौपदी ने दुर्योधन पर हंस दिया था। बिल्कुल। असल वजहें कहीं ज्यादा गहरी और जटिल थीं। सच तो ये है, जैसा सोर्स बार बार रेखांकित करता है, कि सांप्रदायिकता मूल रूप से एक विचारधारा है, एक आइडियोलॉजी है, एक खास किस्म का जहर है। इसे तुष्ट अपीज नहीं किया जा सकता था और न ही आज किया जा सकता है। विचारधारा का मुकाबला विचारधारा से ही करना होता है। उसका सामना करना और उसे जड़ से उखाड़ने का प्रयास करना जरूरी था। तो सोर्स का मुख्य बिंदु ये है कि कम्युनलिज्म को अपीज करने की, यानी तुष्टीकरण की, उससे समझौता करने की कोशिश ही बुनियादी तौर पर गलत थी। उससे वैसे ही लड़ना चाहिए था जैसे साम्राज्यवाद से अंग्रेजों से लड़ा जा रहा था। हाँ, सुरेश का तर्क यही है कि सांप्रदायिकता के हर रूप से, चाहे वो मुस्लिम लीग का हो, हिंदू महासभा का हो या किसी और का, एक सस्टेन्ड वैचारिक और राजनैतिक लड़ाई ना लड़ पाना ही कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन की असली दीर्घकालिक कमजोरी, लॉन्ग टर्म वीकनेस साबित हुई। अच्छा, मतलब सिर्फ बातचीत से काम नहीं चलने वाला था? नहीं, सिर्फ बातचीत से, समझौतों से, ऊपर के नेताओं को मनाने की कोशिश से इस गहरी बीमारी का इलाज नहीं हो सकता था। दिलचस्प बात यह है कि सोरेश कम्युनिस्टों का उदाहरण भी देता है। अच्छा, उन्होंने क्या किया? उन्होंने 1942 से 1946 के बीच मुस्लिम लीग को तुष्ट करने की काफी कोशिश की। पाकिस्तान की मांग का एक तरह से समर्थन भी किया, इस उम्मीद में कि वे लीग के अंदर के बेहतर, प्रगतिशील तत्वों को अपनी ओर खींच लेंगे और साम्राज्यवाद के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनेगा। तो क्या हुआ उसका? सफल हुए? नतीजा क्या हुआ? वे न केवल बुरी तरह असफल रहे, बल्कि इस प्रक्रिया में अपने कई अच्छे कैडर मुस्लिम सांप्रदायिकता के प्रभाव में आकर खो बैठे। वो लीग में शामिल हो गए। अरे, उल्टा असर हो गया। जी हाँ, ये लीग के साथ गठबंधन का प्रयास एक तरफा रास्ता, वन वे स्ट्रीट साबित हुआ, जिससे कम्युनिस्टों ने भी 1946 में समझदारी दिखाते हुए हाथ खींच लिया। उन्हें भी देर से ही सही समझ आ गया कि ये रास्ता कहीं नहीं जाता। तो ये जो बातचीत कांग्रेस के नेता या बाद में लेफ्ट वाले कर रहे थे, ये किस उम्मीद या गलतफहमी पर आधारित थी? क्या उन्हें वाकई लगता था कि जिन्ना जैसे नेता या लीग जैसी पार्टी मान जाएगी और एक धर्मनिरपेक्ष एकजुट भारत के लिए सहमत हो जाएगी? ये बातचीत सोर्स के अनुसार एक बुनियादी गलत धारणा, फंडामेंटल फॉल्स असम्पशन पर आधारित थी। क्या थी वो धारणा? वो धारणा ये थी कि उदारवादी सांप्रदायिकों, लिबरल कम्युनिस्ट्स को मनाया जा सकता है, उन्हें राष्ट्रवादी खेमे में लाया जा सकता है और फिर उनकी मदद से अतिवादी सांप्रदायिकता, एक्सट्रीम कम्युनलिज्म, जो ज्यादा खतरनाक, ज्यादा नफरत फैलाने वाली और राष्ट्र विरोधी थी, से लड़ा जा सकता है। मतलब कम्युनलिस्ट्स में भी नरम दल और गरम दल ढूंढ रहे थे? हाँ, कुछ ऐसा ही कि नरम वालों को साथ ले लो गरम वालों से लड़ने के लिए। लेकिन सोर्स कहता है कि 1937 के बाद ये विभाजन रेखा लगभग मिट गई थी। व्यवहार में केवल वही हिंदू और मुसलमान थे जो पूरी तरह राष्ट्रवादी और धर्मनिरपेक्ष थे, जिन्होंने सांप्रदायिकता के दोनों रूपों का दृढ़ता से विरोध किया। और जिन्हें उदारवादी सांप्रदायिक, लिबरल कम्युनलिस्ट्स कहा जाता था, उनका क्या हुआ? जैसे हिंदू महासभा के शुरुआती नेता मदन मोहन मालवीय जी, या बाद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हाँ। या मुस्लिम तरफ से क्या इकबाल जैसे शायर जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा था, वो भी बाद में इस विभाजनकारी राजनीति का विरोध नहीं कर पाए? सोर्स के अनुसार यही तो त्रासदी थी।
मालवीय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, NC चटर्जी जैसे नेता, जिन्हें उदारवादी या नरम सांप्रदायिक माना जा सकता था, वो भी विनायक दामोदर सावरकर या गोलवलकर के नेतृत्व वाले RSS जैसे उग्र हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों की विचारधारा और कार्यों का प्रभावी विरोध करने में असफल रहे। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया? वो या तो चुप रहे, या दबी जुबान में उनका समर्थन करते रहें, या फिर उनके साथ मंच साझा करते रहें। इसी तरह मुस्लिम पक्ष में जिन इकबाल ने कभी सारे जहां से अच्छा लिखा था, उनकी सोच भी बाद के सालों में काफी बदली और वो भी मुस्लिम अलगाववाद के समर्थक बन गए। ओह, अन्य उदारवादी कहे जाने वाले सांप्रदायिक मुसलमानों में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जिन्ना, फजलुल हक और लीग के अन्य नेताओं द्वारा 1937 के बाद छेड़े गए नफरत और विभाजन के जहरीले अभियान का खुलकर विरोध कर सकें। तो वो भी चुप रहे? ज्यादा से ज्यादा वे चुप रहे, जहां वे इसमें सीधे तौर पर शामिल नहीं हुए। ये कुछ वैसा ही है जैसे आज भी समाज में जब कोई गलत बात फैलती है, कोई नफरत या अफवाह फैलाई जाती है, तो बहुत से लोग जो खुद को मॉडरेट या सेंट्रिस्ट कहते हैं, हाँ, वो या तो चुप रह जाते हैं या दबी जुबान में गलत का ही पक्ष लेते लगते हैं, क्योंकि वो सीधे टकराव से बचना चाहते हैं, किसी को नाराज नहीं करना चाहते। लेकिन इतिहास गवाह है कि ऐसी चुप्पी अक्सर जहर को फैलने में मदद ही करती है। तो फिर हम घूम फिर कर वहीं पहुंचते हैं 1947, जब कांग्रेस ने आखिरकार पार्टीशन मान लिया। इतनी लंबी लड़ाई के बाद, इतने बलिदानों के बाद देश का बंटवारा स्वीकार कर लेना, क्या ये कांग्रेस की या पूरे राष्ट्रीय आंदोलन की असली नाकामी थी? क्या उस आखिरी मोड़ पर वाकई कोई और रास्ता बचा ही नहीं था? ये एक बेहद पीड़ादायक सवाल है और सोर्स का तर्क थोड़ा चौंकाने वाला लग सकता है। सोर्स का मानना है कि शायद 1947 में जब कांग्रेस ने विभाजन स्वीकार किया, वो उसकी असली नाकामी नहीं थी। नाकामी नहीं थी? शायद उस समय तक वाकई कोई और व्यवहारिक विकल्प, प्रैक्टिकल ऑप्शन बचा ही नहीं था। ये मानना मुश्किल है, पर सोर्स इसी ओर इशारा करता है। सांप्रदायिकता की आग तब तक इतनी फैल चुकी थी, दंगे इतने बड़े पैमाने पर हो रहे थे। कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन डे के बाद जो हुआ, हाँ, वो तो भयानक था। फिर नोआखली, बिहार और सबसे भयानक रूप से पंजाब में जो मारकाट मची, उसने हालात लगभग बेकाबू कर दिए थे। सोर्स ये तर्क देता है कि उस पॉइंट पर सांप्रदायिक समस्या का कोई शांतिपूर्ण समाधान शायद बचा ही नहीं था, सिवाय इसके कि राष्ट्रीय नेतृत्व देश को एक पूर्ण और भयानक गृह युद्ध, फुल ब्लून सिविल वॉर में झोंकने का फैसला करता। सिविल वॉर? जी। और ये फैसला तब लेना पड़ता जब देश की सेना, आर्म्ड फोर्सेज और पुलिस अभी भी विदेशी यानी ब्रिटिश शासकों के नियंत्रण में थी और खुद भी सांप्रदायिक आधार पर बुरी तरह बढ़ चुकी थी। मतलब सेना और पुलिस भी बढ़ चुकी थी? हाँ, सेना और पुलिस के कई सिपाही और अफसर खुद उस गृह युद्ध में एक या दूसरे पक्ष की तरफ से शामिल होने को तैयार थे। सोचिए, अगर सेना और पुलिस ही आपस में लड़ने लगती तो देश का क्या हश्र होता? शायद और भी लाखों लोग मारे जाते। मतलब हालात हाथ से पूरी तरह निकल चुके थे। जैसे कोई मरीज लास्ट स्टेज कैंसर में पहुंच जाए और डॉक्टर कहे कि अब बहुत दर्दनाक सर्जरी ही एकमात्र रास्ता है, इसमें भी जान जाने का खतरा है, लेकिन इसके बिना तो मौत निश्चित है। क्या कुछ वैसी भयावह मजबूरी थी? सोर्स का विश्लेषण कुछ ऐसी ही मजबूरी की ओर इशारा करता है। सच यह है कि इतिहास में हर समस्या का, हर संकट का कोई तत्काल साफ सुथरा समाधान, इंस्टेंट नीट सॉल्यूशन मौजूद नहीं होता। हाँ, ये तो है। निश्चित रूप से सोर्स के अनुसार 1947 में ऐसा कोई समाधान मौजूद नहीं था जो सबको स्वीकार्य हो और बिना भारी रक्तपात के लागू किया जा सके। सांप्रदायिकता जैसी समस्या, जिसकी जड़ें समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति में दशकों से गहरी जम चुकी हों, उसका कोई क्विक फिक्स हो ही नहीं सकता। ऐसे समाधान के लिए जमीन, परिस्थितियां और ताकतें कई सालों बल्कि दशकों में तैयार करनी पड़ती हैं। जैसे किसी पुरानी जटिल बीमारी का इलाज धैर्यपूर्वक लंबे समय तक चलता है, वैसे ही सामाजिक बीमारियों का इलाज भी वक्त मांगता है। तो अगर 1947 की स्वीकृति एक दर्दनाक मजबूरी थी, तो फिर असली चूक, असली विफलता कहाँ हुई? कांग्रेस और पूरा नेशनल मूवमेंट कहाँ विफल रहा? अगर पार्टीशन आखिरी वक्त पर टाला नहीं जा सकता था, तो क्या इसे उस मुकाम तक पहुंचने से पहले रोका जा सकता था? कहाँ कमी रह गई? यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और सोर्स इसका जवाब देता है। असली विफलता लंबे समय में हुई, दशकों के दौरान धीरे धीरे हुई। विफलता थी सांप्रदायिकता के सभी रूपों के खिलाफ। सभी रूपों के खिलाफ? हाँ, चाहे वो हिंदू सांप्रदायिकता हो, मुस्लिम सांप्रदायिकता हो, सिख सांप्रदायिकता हो या कोई और। एक निरंतर, व्यापक और जमीनी स्तर पर वैचारिक राजनीतिक संघर्ष, सस्टेन्ड मास आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल स्ट्रगल,
छेड़ने में नाकाम रहना। मतलब सिर्फ एक तरफ नहीं बल्कि हर तरह की सांप्रदायिकता से लड़ने में। जी हाँ, कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता के प्रति औपचारिक प्रतिबद्धता के बावजूद गांधी जी के हिंदू मुस्लिम एकता पर लगातार जोर देने और इसके लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देने की इच्छा के बावजूद, हाँ, उन्होंने तो अपनी जान दे दी इसके लिए। बिल्कुल, और नेहरू जैसे नेताओं के सांप्रदायिकता की सामाजिक आर्थिक जड़ों, सोशो इकोनॉमिक रूट्स के शानदार विश्लेषण के बावजूद भारतीय राष्ट्रीयवादी नेतृत्व जमीनी स्तर पर इस विचारधारा के जहर का मुकाबला करने में विफल रहा। अच्छा, वो इसके वैचारिक कंटेंट, यानी इसके विचारों का सार क्या है, ये कैसे तर्क देता है, इसकी सामाजिक आर्थिक जड़ें, ये कैसे गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, जमीनी झगड़ों से जुड़ती हैं, हाँ, और इसके खतरनाक राजनीतिक परिणामों, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस का धैर्यपूर्वक और वैज्ञानिक तरीके से पर्दाफाश करके जनता के बीच एक मजबूत अभियान नहीं चला पाए। मतलब बातें तो हुई, विश्लेषण भी हुआ, बड़े नेता मंचों से भाषण भी देते रहे, प्रस्ताव भी पास होते रहे, जी, लेकिन जमीनी स्तर पर, गली मोहल्ले में, गांव शहर में लोगों के दिमाग में जो जहर घोला जा रहा था, उसे काउंटर एक्ट करने के लिए, उसे धोने के लिए वो सतत लड़ाई नहीं लड़ी गई जो जरूरी थी। बिल्कुल। जैसे हम अक्सर देखते हैं, सरकारें गरीबी हटाने या पर्यावरण बचाने पर बड़ी बड़ी योजनाएं बनाती हैं, कॉन्फ्रेंस करती हैं, लेकिन जमीन पर उनका असर कम दिखता है क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन और लोगों की सोच बदलने पर उतना काम नहीं होता। क्या वैसा ही कुछ हुआ सांप्रदायिकता के मामले में? हाँ, सोर्स का इशारा बिल्कुल उसी तरफ है। असल में कांग्रेस नेतृत्व सांप्रदायिक नेताओं के साथ बातचीत, निगोसिएशंस और समझौतों पर बहुत ज्यादा निर्भर रहा। उन्हें लगा कि बातचीत से हल निकल आएगा। हाँ, उन्हें लगता रहा कि जिन्ना से बात करके, सावरकर से बात करके, हिंदू महासभा या मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ मीटिंग करके मसला हल हो जाएगा। लेकिन वो ये समझने में शायद पूरी तरह विफल रहे कि सांप्रदायिकता सिर्फ कुछ नेताओं की महत्वाकांक्षा का मामला नहीं है। ये उससे कई ज्यादा गहरी है। जी, ये गहरी जड़ें जमाई हुई विचारधारा है जो समाज में आम लोगों के बीच फैलती है, उनकी असुरक्षाओं, उनके डर, उनके पूर्वाग्रहों का फायदा उठाती है। कांग्रेस राजनीतिक, वैचारिक और सबसे जरूरी सांस्कृतिक स्तरों पर सांप्रदायिकता का मुकाबला करने के लिए एक व्यवहार्य, प्रभावी और दीर्घकालिक रणनीति, वायबल, इफेक्टिव, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी विकसित करने में विफल रही। सोर्स के अनुसार कांग्रेस और उसके नेतृत्व को इस मामले में इतिहास दोषी ठहराएगा। उन्होंने सांप्रदायिकता के विचार को, उसके जहर को काउंटर करने के लिए जनता के बीच वैसा व्यापक जमीनी अभियान नहीं चलाया जैसा उन्होंने साम्राज्यवाद के खिलाफ चलाया था। अच्छा, ये तुलना महत्वपूर्ण है। अंग्रेजों के खिलाफ तो भारत छोड़ो का नारा गांव-गांव तक गूंजा, लेकिन सांप्रदायिकता के खिलाफ वैसी राष्ट्रव्यापी मोबिलाइजेशन, वैसी वैचारिक स्पष्टता और दृढ़ता नहीं दिखाई दे पाई। ये वाकई एक बहुत गंभीर और सोचने वाली बात है कि कैसे बड़ी लड़ाइयों में कुछ मोर्चे अनजाने में या रणनीति की कमी के कारण कमजोर रह जाते हैं और उसका नतीजा कितना भयानक, कितना स्थायी हो सकता है। ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं लगती, आज भी प्रासंगिक है। बिल्कुल, और इसका असर कितना गहरा और कितनी पीढ़ियों तक महसूस होता है, ये तो हम आज भी देख रहे हैं। शायद एक आखिरी विचार जो हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं, वो इसी से जुड़ा है। हाँ, जरूर। क्या आज भी हम अपने समाज में फैली हुई विभिन्न प्रकार की सांप्रदायिक, जातिवादी या अन्य विभाजनकारी विचारधाराओं का मुकाबला करने के लिए केवल राजनीतिक बयानबाजी, सतही बहसों या शीर्ष नेताओं की बैठकों पर ही निर्भर है? या कुछ और करने की जरूरत है? हाँ, या फिर उनकी जड़ों को सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक समझने और फिर वैचारिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर, शिक्षा के जरिए, कला के जरिए और सबसे बढ़कर अपनी रोजमर्रा की बातचीत और व्यवहार में उनका लगातार मुकाबला करने की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। इतिहास से सबक लेना शायद यही होता है कि हम पुरानी गलतियों को ना दोहराएं और ज्यादा गहराई से सोचें। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको बिपिन चंद्रा की किताब इंडिया स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस के चैप्टर 33 जिन्ना, गोलवालकर एंड एक्सट्रीम कम्युनलिज्म पर हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। यूपीएससी विषयों पर ऐसी और चर्चाओं के लिए द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।